Sir, we are in live. Good to go. ठीक है। सुधीर सर आप अनम्यूट कीजिएगा। सुधीर सर अनम्यूट। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर भावे आप सबका स्वागत करता हूं आज इस कार्यक्रम के लिए। आज जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं स्ट्रोक यानी लकवा, इसके बारे में कुछ चर्चा करने के लिए। पिछले कई सालों से, या मैं कहूँगा पिछले कई दशकों से नागपुर न्यूरो सोसाइटी, खासकर डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम जो कि इसके बड़े अग्रणी सदस्य हैं, बहुत अग्रणी लीडर हैं, ये कई सालों से एक जन जागृति अभियान चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग ब्रेन से संबंधित कई सारी समस्याएं जैसे डिमेंशिया है, स्ट्रोक है या और अलग अलग बीमारियां हैं, उनके बारे में लोगों में थोड़ा अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक आम व्यक्ति को मालूम हो जाए कि ये समस्याएं क्या होती हैं, इनके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वगैरह। तो आज का जो प्रोग्राम है वर्ल्ड स्ट्रोक डे के निमित्त पे आयोजित, इसको हम लोग कह सकते हैं इट्स अ वेबिनार ऑन स्ट्रोक और पैरालिसिस। करीब 1.5 घंटे का प्रोग्राम है, 7:30 पौने 8 तक चलेगा। आज के प्रोग्राम के 4 आयोजक हैं जो एक साथ सम्मिलित हैं। ये हैं इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, नागपुर न्यूरो सोसाइटी, साइकेट्रिक सोसाइटी नागपुर और ऑरेंज सिटी कल्चरल फाउंडेशन और सप्त। तो इनकी ओर से आज का कार्यक्रम है। मैं ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हमारे बीच डॉक्टर लोकेंद्र सिंह यहाँ पे हैं। डॉक्टर लोकेंद्र सिंह जो कि न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, और उनकी उपस्थिति हम सब के लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। सो थैंक यू लोकेंद्र सिंह फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम एक ऐसा नाम है जो कि केवल इस रीजन के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत में, और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरे विश्व में अलग अलग कारणों से उनका नाम फैला हुआ है। न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में, खासकर पब्लिक अवेयरनेस के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा काम है, और पिछले कई सालों से हम इनका काम नागपुर और उसके आसपास के रीजन में देखते आ रहे हैं। तो डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम से मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएं और 2 शब्द कहें। डॉक्टर मेश्राम। धन्यवाद डॉक्टर सुधीर। आज सबसे पहले मैं वर्ल्ड स्ट्रोक डे के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज का ये प्रोग्राम है, जैसे डॉक्टर सुधीर भावे ने बताया, 5 संस्थाएं, और ये जो संस्थाएं हैं नागपुर न्यूरो सोसाइटी, इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, ऑरेंज सिटी कल्चरल फाउंडेशन, साइकेट्रिक सोसाइटी नागपुर और सप्तक। और अब ये 5 संस्थाओं ने जो वर्ल्ड स्ट्रोक सोसाइटी है उनका जो इस साल का थीम है और जो एक्टिविटी है वर्ल्ड स्ट्रोक डे, आज दुनिया भर में पब्लिक अवेयरनेस के बारे में मनाया जा रहा है। तो इस विषय में चर्चा करने के लिए, इस विषय में जागृति करने के लिए हम आप आए हैं, तो आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में स्ट्रोक की दुनिया के बड़े बड़े नाम आज आपसे संवाद करेंगे, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। रिसर्च चलते रहता है, बहुत डॉक्टर लोगों को पता चलता है कि ये नई दवाई आई है, ये हो गया, इसमें क्या करना है, स्ट्रोक में कौन सी दवाई ज़्यादा काम करती है, या डिमेंशिया के लिए या कोई भी बीमारी के लिए। मगर जब तक ये बातें लोगों तक पहुंचे नहीं, क्योंकि इसका तो अल्टीमेट एडवांटेज है वो लोगों को है। हमारी इच्छा ये है कि जो उपभोक्ता है या जो मरीज है उसका केयर जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए जनरल सोसाइटी को, पेशेंट्स को
उनके बारे में, उनकी बीमारी के बारे में पता रहना बहुत जरूरी है, इसलिए हम ये एक्टिविटी करते रहे हैं कई सालों से। और पिछले महीने जैसे हमने अल्जाइमर डिसीज पे जन जागरण किया, उसके पहले हमने पार्किंसन डिसीज पे किया, अगले महीने इपिलेप्सी पे होगा, दिसंबर में हेडेक पे होगा, और 7 नवंबर को ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो उसमें अमेरिका के, इटली, फ्रांस, यूके और स्पेन के जो एक्सपर्ट्स है, ये सब ये डॉक्टर के लिए है प्रोग्राम। तो 7 नवंबर पे को ये इंटरनेशनल वेबिनार कोरोना पे होने जाने वाला है, कोरोना एंड न्यूरोलॉजी। मैं एक बात बताता हूं कि और यहाँ की जो प्रिंट मीडिया है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इस जन जागरण में बहुत पूरे तरह से इन्वॉल्व होते हैं और ये जो एक्टिविटी है उसको प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। और नागपुर की ही प्रिंट मीडिया ऐसी है जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के वेबसाइट पे आप यदि जाओगे तो हमेशा नागपुर के पेपर का कोई ना कोई कटिंग वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के वेबसाइट पे आपको जरूर मिलेगा। तो ये जो एक्टिविटी है उसमें आज जो बड़े नाम हैं जो आपको संबोधित करने वाले हैं वो है डॉक्टर शिरीष हस्तक। आपने MBBS और MD नागपुर से किया है और वो डॉक्टर सुधीर भावे आज के जो एंकर है उनके सहपाठी रह चुके हैं, और उन्होंने फिर बॉम्बे से DM न्यूरोलॉजी किया और कनाडा से उन्होंने स्ट्रोक की फेलोशिप की। अभी फिलहाल वो रीजनल डायरेक्टर है न्यूरोलॉजी के और स्ट्रोक एंड न्यूरो क्रिटिकल केयर के ग्लोबल हॉस्पिटल्स मुंबई में, और उसी में प्रैक्टिस करते हैं। तो वो बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट है, स्ट्रोक स्पेशलिस्ट है। तो जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है वो उनको खींचातानी करते रहते हैं। ये हॉस्पिटल को लगता है कि डॉक्टर शिरीष हस्तक हमारे साथ आना चाहिए, दूसरे को लगता है कि हमारे साथ आना चाहिए, तो वो शिफ्ट होते रहते हैं। वो इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उन्होंने वेस्टर्न इंडिया में पहला स्ट्रोक यूनिट एस्टेब्लिश किया और काफी सारे रिसर्च पब्लिकेशंस है, अवार्ड मिले हैं। डॉक्टर शिरीष हस्तक, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दूसरे जो बड़ा नाम है स्ट्रोक में वो है डॉक्टर सुभाष कौल। उन्होंने PGI चंडीगढ़ से DM किया न्यूरोलॉजी में, फिर वो 27 साल तक निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हैदराबाद में वो फैकल्टी रह चुके। वो एज ए प्रोफेसर एंड हेड ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट वो रिटायर हो गए। वो उस इंस्टीट्यूट के डीन भी रह चुके हैं और अभी फिलहाल कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट है। आपने मेरीलैंड से स्ट्रोक फेलोशिप की है, इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन के आप पास्ट प्रेसिडेंट हैं, इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के भी आप पास्ट प्रेसिडेंट हैं, और आपको तेलंगाना गवर्नमेंट ने स्टेट टीचर अवार्ड दिया है। और बहुत मैं ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर सुभाष कौल बहुत खुश मिजाज इंसान है, बहुत जोवियल वे में किस्से सुनाते रहते हैं। वैसे वो जोवियल वे में भाषण भी वैसा ही देते हैं। तो डॉक्टर सुभाष कौल और उनकी वाइफ जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, उन्होंने फिल्म फेस्टिवल भी एक बार ऑर्गेनाइज किया था हैदराबाद में। उसकी कहानी बड़ी जबरदस्त है। उसके बाद में उन्होंने कान को हाथ लगाया और फिल्म फेस्टिवल फिर से लिया नहीं। तो मैं डॉक्टर सुभाष कौल का भी बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तीसरे जो आपके आज वक्ता हैं वो है डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, जो न्यूरो रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हैं। आपने MBBS और MD किया है, उसके बाद में अभी फिलहाल आप डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन के कोकिलाबेन हॉस्पिटल मुंबई में, और ये अपने देश के पहले PhD है इन न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन। आपने अमेरिका और यूरोप में ट्रेनिंग लिया है और इंडिया में पहला कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन सेंटर
उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। और इंडियन फेडरेशन ऑफ न्यूरो रिहेबिलिटेशन के, जिसको अपन IFNR बोलते हैं, उसके वो फाउंडिंग डायरेक्टर है। और 2 साल पहले वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ न्यूरो रिहेबिलिटेशन हुआ था, वो उसके वो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे। और आपको भी काफी अवार्ड्स मिल चुके हैं। और इस पैनल में हमारे मित्र डॉक्टर लोकेंद्र सिंह है, जो सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर है, न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है, और एक बहुत अच्छे कवि और लेखक भी है। डॉक्टर श्याम बाबुरकर सीनियर न्यूरोसर्जन है और नागपुर न्यूरो सोसाइटी के प्रेसिडेंट है। डॉक्टर दिनेश काबरा सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट है सिम्स हॉस्पिटल में और स्ट्रोक स्पेशलिस्ट है। तो वो भी आज पैनल में रहेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। तो मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये मैं बताता हूं कि डॉक्टर सुधीर भावे जो एक हमारे मित्र हैं, वो हरफन मौला है और उनके बगैर ये एक्टिविटी सफल नहीं होती। उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर सुधीर भावे भी गायक है, डॉक्टर सुभाष कौल भी गायक है। डॉक्टर सुभाष कौल को डांस करने का भी बहुत शौक है। तो ये महफिल आज सजने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। तो स्ट्रोक पे हम बात करने जा रहे हैं। तो स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक। तो स्ट्रोक का जो बर्डन है वो इतना ज्यादा है, स्ट्रोक इतना दुनिया में बढ़ चुका है और दिन ब दिन इसका इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है कि हर 2 सेकंड में एक आदमी को स्ट्रोक होता है दुनिया में। और इंडिया में 1 मिनट में 6 लोगों को स्ट्रोक होता है। तो वर्ल्ड में करीब 8 करोड़ स्ट्रोक सर्वाइवल है और उनमें से 5 करोड़ लोगों को परमानेंट डिसेबिलिटी मिलती है। ये समझ लीजिए कि 4 में से 1 को उनकी जिंदगी में कभी ना कभी स्ट्रोक आने का चांस है। अपने इंडिया की बात करते हैं तो ये दिखता है कि 20% जो लोग हैं उनकी उम्र, जिनको पैरालिसिस होता है, वो 40 साल से कम उम्र के होते हैं। और उसका स्ट्रोक या पैरालिसिस या ब्रेन अटैक का इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि डिसेबिलिटी 50% में कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी रहती है। तो ये डिसीज इंडिविजुअल तक लिमिट नहीं रहता है, ये फैमिली का डिसीज हो जाता है। इसलिए हम हमेशा बताते हैं कि ब्रेन अटैक हार्ट अटैक से भी ज्यादा सीरियस बीमारी है और उसको सीरियसली लेना चाहिए। अभी हम आज कोरोना पे भी चर्चा करेंगे। कोरोना और स्ट्रोक पे में क्या होता है। कोरोना के कारण में जो कोरोना का जो पैंडेमिक पूरे दुनिया में चल रहा है, तो उसमें ऐसा देखा गया है कि उसमें ब्लड क्लॉटिंग बहुत जल्दी हो जाता है। नसों में जो खून की नसें है उसमें खून जमा हो जाता है, तो उसके कारण भी पैरालिसिस का अटैक आता है। मगर कोरोना का पैंडेमिक इतना ज्यादा हो गया, हॉस्पिटल इतने फुल हो गए, तो उसमें स्ट्रोक का जो केयर है वो थोड़ा सफर भी हो गया, क्योंकि और लोगों को भी डरने लग गया कि मैं हॉस्पिटल में चला जाऊंगा, पैरालिसिस हो गया तो मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा भी देखा गया है कि जिनको कोरोना हुआ था और उनको पैरालिसिस हो गया कोरोना के कारण, तो उसमें बिना रिस्क फैक्टर के, यानी ऑब्वियस डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डॉक्टर सुभाष कौल बताएंगे आज के क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, उसके बावजूद भी उनको ये पैरालिसिस का अटैक आया है। और इस टाइम वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन में ये थीम दी है कि आप मूवमेंट करते रहो, डांस करते रहो, वॉक करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो स्ट्रोक प्रिवेंट करने के लिए। तो आज का सेशन मैं समझता हूं कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप सब लोग एंजॉय करेंगे। आप सभी का मैं फिर से एक बार बहुत स्वागत करता हूं और डॉक्टर सुधीर भावे को मैं बोलता हूं कि आगे की कार्रवाई करें। डॉक्टर सुधीर भावे। धन्यवाद डॉक्टर मेश्राम। डॉक्टर मेश्राम ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा किया है कि आज स्ट्रोक की महफिल है। जिस तरह किसी महफिल में बड़े बड़े कलाकार होते हैं, साजिंदे होते हैं, तो उसी तरह आज स्ट्रोक की दुनिया के बहुत बड़े नाम हमारे बीच में हैं। डॉक्टर शिरीष हस्तक आज के पहले वक्ता हैं
मुझे उन्हें बुलाते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि वो बड़े अंतरंग मित्र पिछले कम से कम 45 सालों से। डॉक्टर हस्तक स्ट्रोक की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है भारत में। तो डॉक्टर शिरीष हस्तक आज जो बात करेंगे, उनका टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई अ स्ट्रोक, यानी स्ट्रोक हो रहा है, इसकी पहचान कैसे हो। तो मैं डॉक्टर हस्तक को आमंत्रित करना चाहूंगा। डॉक्टर हस्तक। थैंक यू डॉक्टर भावे, थैंक यू डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम। दोस्तों, महफिल इतनी अच्छी हुई है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूं, ताकि आप तक पहुंच सकूं। और अब नागपुर मेरे दिल में हमेशा रहा है, क्योंकि मैं नागपुर से ही MBBS और MD किया हूं, और बाद में बम्बई और कनाडा में गया हूँ स्ट्रोक के लिए। सीरीज तीनों हिंदी चलेगी आज। बम्बई की हिंदी चलेगी, नागपुर हिंदी चलेगी, और हैदराबाद की हिंदी चलेगी। हैदराबाद की हिंदी तो महमूद की हिंदी है, तो अच्छी रहेगी। तो फाइन, तो थैंक यू चंद्रशेखर। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, फिर उसको ट्रांसलेट करता हूँ ताकि सब तक पहुंच सकूं। तो दोस्तों, तो ये तो रही अपनी महफिल की बात। तो आगे बढ़ते हैं महफिल में। तो पहली तो बात ये है कि अपने को विलन को आइडेंटिफाई करना है, मतलब विलन कौन है ये पहले समझ लेना है। और विलन को आइडेंटिफाई करना जो है वो आसान काम नहीं है, क्योंकि वो कई बार हीरो जैसे ही दिखता है। तो इस हिसाब से ये विलन जो है स्ट्रोक का, इसको हमको पहले आइडेंटिफाई करना है, मतलब इसको पहचान जाना है कि ये विलन है और ये स्ट्रोक का विलन है, और इसको आइडेंटिफाई करना है, ये बड़ी ही अहमियत रखता है। तो मैं सोचता हूँ कि पहले मैं स्ट्रोक के बारे में कुछ बता दूं कि व्हाट इज अ स्ट्रोक। स्ट्रोक इज अ ब्लड वेसल ब्लॉक और रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल इन द ब्रेन। तो ये तो रहा स्ट्रोक। तो इसका मतलब है कि स्ट्रोक या तो आपके मगज के अंदर की नस बंद हो गई, या तो मगज के अंदर की नस फट गई। ये दो टाइप के स्ट्रोक हो गए। बंद हो गई, इसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक ऐसा कहते हैं अंग्रेजी में। नस बंद हो जाना, इसको इस्कीमिक स्ट्रोक ऐसा कहते हैं, और नस फट जाना, इसको हेमरेजिक स्ट्रोक ऐसा कहते हैं। तो ये दो टाइप के स्ट्रोक जो है, ये आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि हमेशा मैं देखता हूँ कि जब पेशेंट्स आते हैं और उनको कहा जाता है स्ट्रोक, तो वो समझते हैं कि एक ही बीमारी है स्ट्रोक। और जब मैं उनको पूछता हूँ, भाई पूछ लो कि फादर मदर को किस टाइप का स्ट्रोक है, तो बोलते हैं डॉक्टर साहब स्ट्रोक है, उसमें किस टाइप का क्यों पूछ रहे हैं आप। तो याद रखो कि दो टाइप के स्ट्रोक है। एक इस्कीमिक स्ट्रोक है जिसमें नस बंद हो जाती है, और दूसरा स्ट्रोक है जिसमें नस फट जाती है, उसको हेमरेजिक स्ट्रोक ऐसा कहते हैं। तो और 80% लोग इस्कीमिक स्ट्रोक होते हैं और 20% लोग हेमरेजिक स्ट्रोक्स होते हैं। तो वो जरूर याद रखिए कि ये दो टाइप के स्ट्रोक्स हैं। रही दूसरी बात कि आप विलन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे या आप कैसे समझोगे कि ये विलन है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई अ स्ट्रोक। सो नंबर 1 सिम्टम जो स्ट्रोक का है दोस्तों, वो है लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द हैंड और लेग। ये नंबर 1 सिम्टम। और ये सिम्टम ना कभी कभी ऐसा जिसको बोलते हैं ऑब्वियस या एकदम साफ ऐसा नहीं नजर आता। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि ये सिम्टम जो है, ये हाथ पैर में फर्क पड़ जाना, ये सिम्टम ऐसा एकदम ऑब्वियस नहीं आता, मतलब एकदम से दिखाई देता ऐसा नहीं है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे कोई हाथ से ग्लास नहीं पकड़ पा रहा है, कल तक पकड़ रहा था। पहली बात तो स्ट्रोक के सिम्टम के लिए मैं ये बताऊंगा कि ये चीज अचानक होती है। इट हैपन्स सडनली, मतलब इट हैपन्स आउट ऑफ द ब्लू, और इसीलिए उसको स्ट्रोक कहते हैं। मतलब स्ट्रोक ये टर्मिनोलॉजी जो है वो एपोप्लेक्सी या समथिंग हिटिंग यू लाइक लाइटनिंग ऑन द हेड, मतलब अचानक से आपके सिर पे बिजली गिर गई, ऐसा सिम्टम आता है। तो उस हिसाब से आप याद रखिए कि सडन ऑनसेट, मतलब अचानक से हो जाना, ये पहली बात है विलन का आइडेंटिफिकेशन। पहला आइडेंटिफिकेशन है कि अचानक से हो जाना। दूसरी बात कि ये लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ हैंड और लेग, मतलब हाथ या पैर का फंक्शन में लॉस, लेकिन ये मामूली सा हो सकता है। पहले जब शुरू होता है तब एकदम मामूली सा हो सकता है। तो पेशेंट आपका ग्लास जो है वो ग्लास पकड़ने में तकलीफ हो सकती है, उसका ग्लास हाथ से छूट गया, या फिर उसको खाना नहीं खा सकता वो हाथ से बराबर, या तो फिर वो हाथ से लिख नहीं सकता बराबर, और कभी कभी ये हाथ से पेन गिरा देता है लिखते लिखते, या उसके हैंडराइटिंग में फर्क पड़ जाता है। और तो ये जो है, ये सिम्टम्स आप हाथ के लिए जरूर ध्यान रखिए।
क्योंकि ये सिम्टम्स मिस हो जाते हैं। क्योंकि मेरे पास फिर पेशेंट अगले दिन आता है, उसका लड़का मुझे बोलता है, डॉक्टर साहब ये तो कल से ही था लेकिन हमको लगा ये कुछ नहीं है करके। तो ये जो है, क्योंकि जब पूरा हाथ ढीला पड़ गया तो सबको समझ जाता है कि ये हो गया, लेकिन जो सिम्टम जब माइल्ड होता है तब ये ज्यादा ट्रीटेबल भी होता है और ये ज्यादा प्रिवेंटेबल भी होता है, और इसका प्रिवेंशन काफी अच्छी तरीके से हो सकता है। तो ये सिम्टम्स आप हाथ के लिए याद रखिए। अब पैर के सिम्टम्स जो है वो भी याद रखिए। पैर के सिम्टम है कि चलते वक्त पैर से चप्पल छूट जाना, यानी पेशेंट चल रहा है और उसके कोई आपके फादर चल रहे हैं या कोई चल रहा है, मदर चल रही है, उसके पैर से चप्पल छूट गई, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है स्ट्रोक का, कि भाई उनका पैर थोड़ा ढीला पड़ गया, दूसरे पैर में चप्पल बराबर है, एक पैर से चप्पल छूटने लग गई, चलते चलते गिरने जैसे होने लग गए, यानी टेंड्स टू फॉल व्हाइल वॉकिंग। और फिर दूसरा सिम्टम है कि कभी एक साइड कम हिला रहे, क्योंकि मेरे को पेशेंट कई बार बोलते हैं, डॉक्टर साहब वो तो 3 दिन से एक हाथ पैर बराबर नहीं हिला रहे, और तो हमने तो सोचा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, अगर हाथ पैर बराबर नहीं हिला रहे तो ध्यान दीजिए, क्या वो हाथ से ग्लास पकड़ सकते हैं, क्या वे हाथ से लिख सकते हैं, क्या वो सही चल सकते हैं, ये जरूर आपको नोट करना। और कभी कभी बैठे तो खड़े रहने में तकलीफ होती है, ये भी पैर की कमजोरी की वजह से, तो ये भी आपको नोट करना है। तो मैं आज आपको थोड़ी सूक्ष्म बातें कह रहा हूँ, मतलब जिससे आप जल्दी से पहचान सके, मतलब विलन को पहचानना जरूरी है और विलन को जल्दी से पहचानना जरूरी है, ताकि हम विलन की जो है जल्दी से पहचान कर सके और हम सही दवा ले सके। तो ये रही सिम्टम हाथ और पैर की। उसके बाद सिम्टम है बोलने में फर्क पड़ जाना, मतलब अचानक से अगर आपके बोलने में फर्क पड़ गया, किसी के भी आपके घर में थोड़ा तप करने लग गया, या थोड़ा सा नाम बोलने लग गया, अचानक से नाम बोलने लग गया, मतलब कल तक उसको नाम सब याद थे, आज वो नाम बोलने लग गया, या अचानक से कोई चीज की वस्तु का नाम ही नहीं बता पा रहा है, अचानक से होना चाहिए, मतलब कल तक सब ठीक था, आज वो नाम ही नहीं बता पा रहा, या फिर अचानक से उसको आपका बोला हुआ समझ में नहीं आ रहा। ये सिम्टम जो है कई बार पेशेंट्स नहीं, लेकिन रिलेटिव्स और इवन पेशेंट्स कई बार ये मिस कर जाते हैं, मतलब इसका कोई हिसाब नहीं रखते कि ये हो सकता है, और फिर से आके मुझे बोलते हैं, डॉक्टर साहब वो तो 3 दिन से उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर अचानक से ये भी हुआ तो ये स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है, तो जरूर याद रखिए। अचानक से लिखने में फर्क पड़ जाना, मतलब लिख नहीं सक रहा है आप, आपके फादर मदर कोई भी घर के कोई भी जो लिख नहीं पा रहा है बराबर, तो ये भी स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है, लेकिन अचानक से होना, और अचानक से पढ़ भी नहीं सक रहा है, और ये सिम्टम भी अहमियत रखता है कि भाई आप पेशेंट के या उनके रिलेटिव को पूछो कि पढ़ सक रहा है क्या, सो पेशेंट कैन नॉट रीड एट टाइम्स, एंड ये भी एक सिम्टम हो सकता है स्ट्रोक का। तो आप ये भी याद रखिए कि अचानक से नहीं पढ़ना, ये भी एक स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। तो ये रही सिम्टम इसके बोलने के। इसके अब मैं सिम्टम्स बताऊंगा चेहरे के, मतलब चेहरे का सिम्टम भी आपको ध्यान रखना है। जैसे चेहरा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाना, अभी मेरा चेहरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इधर का साइड थोड़ा सा फ्लैट हो गया, मामूली सा हुआ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये अगर हुआ और अगर अचानक से हुआ, मतलब कल तक ठीक था और आज हुआ, तो वो जो है वो स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। और कभी कभी आंख नहीं बंद होती, एक तरफ की आंख सही बंद नहीं हो रही, तो ये ऑफ कोर्स एक दूसरी भी बीमारी होती है, बेल्स पॉल्सी या नर्व की बीमारी, लेकिन ये भी स्ट्रोक की लक्षण हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए। और दूसरा यानी आपका एकदम अचानक से कंफ्यूज हो जाना, उसको समझ में नहीं आना कि आप क्या बोल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं और अचानक से उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो ये भी एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। अगर अचानक से हुआ कि वो कंफ्यूज हो गया, या अचानक से ऐसे जिसको बोलते हैं डेज्ड लुक, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कर रहा है, तो ये भी स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं, तो इसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान रखिए। दूसरा है आंख के सिम्टम्स, ये भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि आंख के सिम्टम्स के साथ पेशेंट और उसके रिलेटिव्स उसको ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या आंख के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हो सकता है कि आंख की बीमारी हो,
लेकिन ये भी याद रखिए कि ये ब्रेन की बीमारी भी रह सकती है। और जैसे अचानक से एक तरफ उसको दिखाई ना देना, यानी इधर मुझे दिख नहीं रहा, मैं इधर देख रहा हूँ, इधर नहीं दिख रहा है, राइट को नहीं दिख रहा है, या मुझे एक आंख से नहीं दिख रहा है, मतलब अचानक से ऐसा हो गया मेरा, अभी मुझे एक आंख से नहीं दिख रहा, दूसरी आंख से सही दिख रहा है। ये भी स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है, आंख की बीमारी का भी लक्षण हो सकता है, लेकिन स्ट्रोक का भी लक्षण हो सकता है। तो मैं तो कहता हूँ कि ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को भी थोड़ा सा आपने पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब क्या ये स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है, और इससे भी पेशेंट बच सकता है। तो ये याद रखिए, अचानक से दो दिखना शुरू हो जाए, मतलब अचानक से जो है एक चीज का दो दिखना, मतलब आपके आप फादर या मदर या कोई भी आपके घर वाले बोलने लग गए कि मुझे दो दिखने लग गए, तो ये तो नर्व का भी सिम्टम हो सकता है पर स्ट्रोक का भी सिम्टम हो सकता है। और इसमें एक चीज पूछ लेना कि एक आंख बंद करने के बाद अगर एक हो गया तो फिर ये ज्यादा नर्व या ब्रेन की तरफ बताता है, तो ये भी एक स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है कि अचानक से दो दिखना शुरू हो जाए। तो अगर दो दिखने लग गए अचानक से तो वो भी एक स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और बैलेंस चले जाना, अभी ये एक और सिम्टम है कि चलते वक्त जैसे चलते चलते गिरने जैसा होना, कि गिरेगा, या जो आपका घर का फादर मदर जो भी है गिरे जैसा लग रहा है कि वो चलते वक्त गिर रहे, एक ही तरफ गिर रहे हैं तो ज्यादा अहमियत रखता है, लेकिन गिरने का जो सिम्टम है इसको लॉस ऑफ बैलेंस या हमारे इसमें अटैक्सिया ऐसा बोलते हैं, ये भी स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। इसकी तरफ आप जरूर ध्यान दीजिए। और कभी कभी तो पेशेंट बैठ नहीं सकता, मतलब बैठा तो वो ऐसा ऐसा होता है या डगमग होने लगता है बैठे बैठे। तो ये बैठे बैठे डगमग होना, जैसे अभी मैं हो रहा हूँ, लकीली कुछ ये शराब नहीं पिया है, लेकिन अगर बैठे बैठे कोई बिना शराब पिए ऐसे ऐसे होने लग गया तो जरूर स्ट्रोक की तरफ थोड़ा ध्यान रखिए। अगर वो अचानक होता है तो जरूर ध्यान रखिए कि ये स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो दूसरा और एक सिम्टम है जो है हेडेक होना, मतलब सरदर्द होना, लेकिन सरदर्द जो है वो अचानक से होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है, इसको फर्स्ट और वर्स्ट हेडेक ऐसा बोलते हैं। फर्स्ट और वर्स्ट हेडेक का मतलब क्या कि पहली बार ऐसा जबरदस्त दर्द हुआ, दूसरा या वर्स्ट मतलब सब जबरदस्त हुआ। और दूसरी बात यह है कि ये जबरदस्त सरदर्द जो है इसके साथ उल्टी हुई, और अगर उसको पहले कभी ऐसा सरदर्द नहीं होता था, मतलब अगर आप पूछेंगे तो किसी को पहले कभी सरदर्द नहीं होता था, वो 60 साल से ज्यादा उम्र का है, उसको पुरानी सरदर्द की बीमारी नहीं है, जैसे कि माइग्रेन हो या कोई टेंशन हेडेक हो, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, और उसको अचानक से सरदर्द हुआ और वो जबरदस्त सरदर्द हुआ, तो उसकी तरफ ध्यान रखिए, ये भी एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। और सरदर्द के साथ अगर पेशेंट थोड़ा सा ड्राउजी हो गया, ड्राउजी मतलब थोड़ा सा उसको दिन में भी वो थोड़ा सोने लग गया, मेरे को सरदर्द हो रहा है और मैं थोड़ा सो रहा हूँ, तो ये भी याद रखिए, ये भी एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। और सर दर्द के साथ कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और सर दर्द हो रहा है, जबरदस्त सर दर्द हो रहा है, पहले ऐसा सर दर्द नहीं था, तो ये भी एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान जरूर रखना। अब रहा, मैंने बोला जैसा कि ड्राउजीनेस और कंफ्यूजन, मतलब अचानक से कंफ्यूज हो जाना, कल तक अच्छा था, अच्छे थे, कोई तकलीफ नहीं थी, और आज एकदम कंफ्यूज हो गया, तो ये स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। अचानक से ड्राउजी यानी अचानक से नींद आने लग गई और अचानक से ऐसा सोए जैसे करने लग गया, तो ये भी स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। कभी कभी मैंने देखा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को कंफ्यूजन से पेशाब हो जाती है कपड़े में, और बाकी कंफ्यूजन दिखता नहीं, लेकिन जब मैं पूछता हूँ रिलेटिव्स को कि क्या हुआ, तो वो बोलते हैं डॉक्टर साहब उन्होंने पेशाब कर दी कपड़े में, पहले कभी ऐसे नहीं करते थे। तो ये भी एक लक्षण हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, शायद उनको स्ट्रोक हो रहा है, और ये ज्यादातर ब्लीड्स में होता है, कभी कभी इन्फार्क्ट्स में भी होता है, तो ये भी ध्यान रखिए। क्योंकि अभी ऐसा हुआ, 7 दिन पहले ही ऐसा हुआ कि मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो बोला कि भाई ये यंग पेशेंट था 40 साल का, और वो बोला डॉक्टर साहब इसने
यहाँ पे बैठे बैठे मदर को एडमिट करने आया कोविड के लिए, और यहाँ बैठे बैठे उसने यहीं पे पेशाब कर दी। तो मैंने बोला और कुछ हुआ क्या? बोला हाँ डॉक्टर साहब, वो थोड़ा उसका पैर भी थोड़ा फर्क लग रहा था मेरे को। मैंने बोला एमआरआई कर दीजिए। एमआरआई किया तो उसको एक टाइप का इन्फाक्ट था, उसको बोलते हैं एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी इन्फाक्ट। तो उसको हमने दवा दी, वो इम्प्रूव हो गया। तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। तो ये भी थोड़े लक्षण आप ध्यान रखिए, अचानक से कपड़े में पेशाब हो जाना और अचानक से बोलने में फर्क पड़ जाना, जैसे मैंने बताया। तो इसके अलावा मैं समझता हूँ कि कभी कभी मिर्गी या फिट, या जिसको एपिलेप्सी बोलते हैं, वो भी कभी कभी स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। और यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? कि अगर पहले कभी मिर्गी की बीमारी नहीं थी, उसको कभी मिर्गी नहीं हुई, और वो 60-65 साल का है या 70 साल का है, और उसको अचानक से फिट आ गई, तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसको कोई और बीमारी हुई क्या। और ये एक बीमारी स्ट्रोक भी हो सकती है। हालांकि इसमें ट्यूमर भी हो सकता है ब्रेन के अंदर, और बाकी सबड्यूरल हेमाटोमा या और भी कई बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन स्ट्रोक भी एक बीमारी है जो कभी कभी एपिलेप्सी या फिट्स या सीजर्स कराता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये थोड़ा रेयर सिम्टम है स्ट्रोक का, लेकिन मैं आपको आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे के दिन इसके बारे में भी थोड़ी चेतावनी देना चाहता हूँ। तो दोस्तों रहा ये कि अब जैसे हमने कहा कि कोविड जो है वो थोड़ा प्री डिस्पोज कर रहा है पेशेंट्स को स्ट्रोक के लिए, और ब्लड थोड़ा थिकन करा रहा है, थोड़ा आर्टरी के वॉल में भी बीमारी करा रहा है। और जैसे डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम ने कहा कि इससे स्ट्रोक थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, और जो स्ट्रोक हो रहा है उसकी रिकवरी भी थोड़ी स्लो है जिनको कोविड और स्ट्रोक होता है। लेकिन ये याद रखिए कि ये भी एक स्ट्रोक का कोविड से भी स्ट्रोक की रिस्क बढ़ती है, और जरूर आपको हॉस्पिटल जाना है। अगर बुखार हो और स्ट्रोक आ गया हो तो जरूर हॉस्पिटल जाना है, कोविड का टेस्ट जरूर होगा और ट्रीटमेंट सही मिलेगा। और स्ट्रोक का ट्रीटमेंट जो है, इसमें स्ट्रोक का ट्रीटमेंट जैसे नॉन कोविड और कोविड के पेशेंट्स में स्ट्रोक का ट्रीटमेंट सिमिलर रहता है, थोड़े फर्क है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रही बात कि आपको जो है, एक बार ये आपने विलन को आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब आपको समझ गया कि ये विलन है और इसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब रही बात कि आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको जो है रश टू अ प्रॉपर हॉस्पिटल। मतलब ये मैं थोड़ा आप पे स्ट्रेस करूंगा, रश टू अ प्रॉपर हॉस्पिटल मतलब क्या, और प्रॉपर हॉस्पिटल का मतलब क्या है? प्रॉपर हॉस्पिटल मतलब कि जहाँ पे 24/7 फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट, बट एटलीस्ट फिजिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो। और रही दूसरी बात कि यहाँ पे इमेजिंग अवेलेबल हो, मतलब सीटी स्कैन, एमआरआई अवेलेबल हो, 24/7 अवेलेबल हो। और तीसरी बात कि यहाँ आईसीयू फैसिलिटी हो। तो ये आप अभी इसी वक्त, मतलब जैसे मुझे सुन रहे हैं, इसी वक्त आप ढूंढ के रखिए कि ये हॉस्पिटल आपके नजदीक कौन सा है, क्योंकि जब स्ट्रोक होता है दोस्तों, तब अब टाइम नहीं मिलता। जैसे हम बोलते हैं टाइम इज ब्रेन, एंड टू लूज टाइम इज टू लूज योर ब्रेन। तो उस हिसाब से अभी आप नोट करके रखिए आपके नजदीक कौन सा हॉस्पिटल है। इसके लिए मैं एक चीज आपको जरूर बताऊंगा कि इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन ने एक स्ट्रोक SOS ऐप ये बनाया है। तो आपके जो फोन्स हैं, या आपके पास एंड्रॉयड होगा या आईफोन होगा, तो उस हिसाब से आप दोनों में आप जाइए, वहां देखिए स्ट्रोक SOS ऐप है। तो वो स्ट्रोक SOS ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। जैसे शाहरुख खान बोलता है, प्लीज डाउनलोड द ऐप नाउ। उस हिसाब से मैं बोलूंगा, आपको शाहरुख तो नहीं हूं मैं, लेकिन बोलूंगा जरूर कि प्लीज डाउनलोड द ऐप नाउ। इसका मतलब है कि अभी ये ऐप डाउनलोड कीजिए। इस ऐप पे आपको जब स्ट्रोक होगा तब आपको नजदीकी हॉस्पिटल जहाँ पे सही ट्रीटमेंट मिल सकता है और जहाँ पे फैसिलिटी सही है और स्ट्रोक टीम है और फैसिलिटी सही है, वो इमीडिएटली दिख जाएगा। तो ये एक बड़ी अहमियत रखता है, और ये चीज आप इमीडिएटली कीजिए। प्लीज डाउनलोड द स्ट्रोक SOS ऐप नाउ। दोस्तों, इसके साथ मैं
अपना ये खत्म करूंगा ताकि मेरे दोस्त आगे सेशन बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हस्तक, आपने बहुत अच्छा बताया। आपने कहा कि मैं शाहरुख खान नहीं हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि स्ट्रोक की दुनिया के आप शाहरुख खान हैं। आज मैं ऑडियंस को बता देना चाहता हूं कि भारत में स्ट्रोक की दुनिया में शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान आज तीनों यहाँ पे हैं। ये हम सबकी एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। डॉक्टर हस्तक ने बहुत अच्छा बताया कि स्ट्रोक गोज बियॉन्ड पैरालिसिस। जब हम स्ट्रोक कहते हैं तो उसका मतलब हिंदी में अनुवाद लगभग लकवा होता है, लेकिन ये लकवे के और परे है। अचानक दिखाई न देना या ठीक से बात न कर पाना, शब्द न सूझना, अचानक याददाश्त की कमी हो जाना। तो जैसा डॉक्टर हस्तक ने कहा कि ब्रेन से संबंधित कोई भी फंक्शन अगर अचानक चला जाता है तो स्ट्रोक होने की संभावना है। मेरे ख्याल से इसको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले स्पीकर की ओर, डॉक्टर सुभाष कौल। सर 1 मिनट मुझे ये शेयर स्क्रीन। हाँ सर, हाँ प्लीज प्लीज बोलिए सर, थैंक यू। हाँ राइट, तो डॉक्टर सुभाष कौल को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। इनका टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक, यानी स्ट्रोक का इलाज कैसे हो। डॉक्टर सुभाष कौल प्लीज। शुक्रिया सुधीर भाई और चंद्रशेखर सर, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे सीनियर हैं पीजीआई चंडीगढ़ में। मैं सबको बताना चाहता हूं कि चंद्रशेखर जी बहुत ही सबसे मेधावी छात्र, ब्रिलियंट स्टूडेंट। वैसे मैंने उनको तब देखा है और उसके बाद ज़िंदगी में ये हमारे लीडर रहे इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें आज की प्रोग्राम में बुलाने के लिए और जुड़ने के लिए आपसे, अपने बाकी दोस्तों से और आप सबसे। जैसे कि शिरीष ने कहा कि स्ट्रोक, जिसको लकवा कहते हैं हिंदी में, तेलुगु में पक्षवात हम बोलते हैं, ये बहुत कॉमन कंडीशन है। इतनी कॉमन है कि आप सब इससे वाकिफ होंगे। मतलब हर फैमिली में किसी न किसी को हुआ है। मेरे दादाजी को हुआ, मेरे मामा जी को हुआ, मेरे जो फेवरेट सिंगर्स हैं जगजीत सिंह साहब को हुआ, हाँ जी, मेहदी हसन साहब को हुआ, धीरूभाई अंबानी को तक नहीं छोड़ा इसने। तो ये कॉमन बीमारी है। और भारत में ये भी एक विडंबना है कि आमतौर पे ये बूढ़े लोगों की बीमारी कही जाती थी, मगर यहाँ पे ये जवान लोगों को भी नहीं छोड़ती। और 45 से नीचे, सबने कहा 40 से नीचे कोई 20% है, लेकिन 40 से 50 की उम्र में भी बहुत ज्यादा है। और 40 से 50 की वो उम्र है जब इंसान पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी पूरा दायित्व तो उस पर होता है। फिर वो चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो दफ्तर में कोई ऑफिसर हो या कोई एग्जीक्यूटिव हो, यानी कि जो पीक होता है इंसान की मेहनत का, उस टाइम ये बीमारी उसे पकड़ती है। तो इसलिए ये इसकी अहमियत है। तो शिरीष ने कहा, थोड़ा बहुत रिपीटिशन होगा क्योंकि हमारा मैसेज एक ही है कि 2 किस्म के स्ट्रोक होते हैं। एक वो जिसमें किसी खून की नाली में ब्लॉक होता है, खून बंद हो जाता है, और एक वो जहाँ पे कि खून की नाली फट जाती है। अब ये देखिए इस तस्वीर में, ये खून की नालियां हैं और ये हमारा मस्तिष्क है और ये खून की नालियां जा रही हैं यहाँ से, कोशिकाएं जिनको बोलते हैं, ये छोटी छोटी नाली। इसमें छोटी वाली वेसल्स भी हैं और बड़ी वाली भी हैं। तो होता क्या है कि जब इंसान पैदा होता है तब ये नालियां बड़ी अच्छी होती हैं, बड़ी मजबूत होती हैं, और जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ये खून की नालियां जो है कमजोर हो जाती हैं, एक पुराने कपड़े की तरह। आप एक ही कमीज जब 10 साल 15 साल पहनते हो, बाद में वो फट जाती है, कमजोर हो जाती है उम्र के बढ़ने के हिसाब से। तो इसलिए जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे ही इनके बीमार होने का, उम्र के, खाली उम्र से ही, बाकी बीमारियों तो छोड़िए, उम्र बढ़ना ही एक बहुत बड़ा कारण है कि इन खून की नालियों का बीमार हो जाना। और इनके बीमार होने से 2 चीजें हो सकती है, या तो ये ब्लॉक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, इनके अंदर कचरा जमा हो जाता है, वो सब जो हम खाते रहते हैं, तेल और घी वाली चीजें, पेस्ट्रीज, हाँ जी, अच्छी अच्छी चीजें, उस सब का तेल घी एक कचरे की शक्ल में इन खून की नालियों को ब्लॉक कर देता है। या फिर ये इतनी कमजोर हो जाती हैं कि फट जाती हैं, इनमें नॉर्मल शक्ति नहीं रहती है। नॉर्मल ब्लड वेसल में बहुत शक्ति होती है, वो बहुत कुछ संभाल लेती है, लेकिन एक एज के बाद ये सह नहीं पाती। तो क्या कारण है इसके? एज के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर लेवल या डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल या मोटापा, या सिगरेट का सेवन करना, या अल्कोहल अधिक मात्रा में यूज करना। और मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि आज भी मैं कई पेशेंट पिछले 2-3 साल में देख रहा हूँ
क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पहले यहाँ नहीं था, पहले सिर्फ अमेरिका में था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी हो रहा है, जिससे कि ये वेसल्स इंज्योर होती। तो अब ये स्ट्रोक किसी को भी कहीं भी हो सकता है, इसलिए इसको स्ट्रोक बोलते हैं। ये स्ट्राइक करता है, तो एक तो उसको पहचानिए, और जैसे शिरीष ने बोला, स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाइए, जहां जो पहले से ही पता होना चाहिए कि इस अस्पताल में स्ट्रोक का इलाज होता है, और घर में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, घर में कुछ नहीं होने वाला है। कई बार क्या होता है कि बड़ा स्ट्रोक आने से पहले एक छोटा स्ट्रोक आता है, हाथ में थोड़ी सी नमनेस हो जाती है, थोड़ी देर के बाद वो चली जाती है, वो हाथ मलता है, उसको लगता है हाथ मलने से मेरा ताकत वापस आ गया। वो हाथ मलने से ताकत नहीं आती है, वो ऑटोमेटिकली घुल जाता है, वो छोटा क्लॉट होता है, और उसके बाद वो हॉस्पिटल नहीं जाता, और अगले दिन या उसी रात को उसको बहुत बड़ा स्ट्रोक आ जाता है। तो वो एक वार्निंग होती है आपको एक छोटे स्ट्रोक की, उसको हम अंग्रेजी में ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक बोलते हैं। तो जब भी कभी आपको बिना कारण ये ऐसा कुछ कोई काम न करे बॉडी का हिस्सा, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए, और वो भी जहां स्ट्रोक का इलाज होता हो। घर में वेस्ट मत कीजिए वक्त। मैंने कई बार देखा लोग करते हैं, इवन बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी, डायरेक्टर्स इंस्टीट्यूट्स के, रात को देर से पार्टी से आते हैं, तो फिर बीवी बोलती है कि थोड़ा मुझे हाथ में वीक हो रहा है, जो देखेंगे अब सुबह देखेंगे, और सुबह तक बहुत देर हो चुकी होती है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको शक हो भी गया कि ये स्ट्रोक है और आप श्योर नहीं है, फिर भी आप ले जाइए। अगर आपका शक गलत भी है तो कोई बात नहीं, डॉक्टर बोलेगा स्ट्रोक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हॉस्पिटल जाना है जब भी अकस्मात से कोई नई चीज होती है, ठीक है। और एक बात यह है कि अगर आपको शक है कि इस आदमी को स्ट्रोक हुआ है, लकवा हुआ, उसको मुंह से प्लीज कुछ मत दीजिए, क्योंकि हम लोगों का क्या कि हम लोग अपना प्यार जो है वो खाने से जताते हैं। एकदम से आप उनको कुछ पीने के लिए दोगे, फलों का रस दोगे, हो सकता है गंगा जल डाल दोगे, मगर स्ट्रोक के पेशेंट में जहां पे कि आपको संदेह है, वो बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि कई स्ट्रोक के पेशेंट में तो वीकनेस होती है गले की, तो कई बार वो उनके फेफड़े में जा सकता है, और ये बहुत बड़ा कारण है स्ट्रोक के पेशेंट में बीमारी बढ़ने का। तो हॉस्पिटल में ले जाके वो पहला टेस्ट करते हैं सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन में अगर तो वो खून का हेमरेज हुआ है, मतलब ब्लीडिंग हुआ है, रग फटने से हुआ है, तो आपको ये सफेद दिखेगा जो आप ये देख रहे हो, ये बहुत भयंकर ब्लीडिंग हुई है इस आदमी को, इसका बचना नामुमकिन है। लेकिन अगर ये खून की नाली के ब्लॉक से हुआ है, खून के रुकने से हुआ है, तो अक्सर सीटी स्कैन नॉर्मल होता है, जैसा ये होता है, और कुछ देर के बाद ये थोड़ा काला हो जाता है। तो बहुत आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि ये कैसे हुआ है। अगर रग फटने से हुआ तो सफेद है, अगर ब्लॉक से हुआ तो ये काला होता है। तो उस वक्त डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक नई दवाई निकली है, अब वो दवाई बिल्कुल नई भी नहीं है, पिछले 20 साल से अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, हर सिटी में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं उसके, जिसको बोलते हैं टीपीए। टीपीए एक ऐसी दवा है जो कि हम नॉर्मल इंजेक्शन की तरह दी जाती है, ये क्लॉट को घोलती है। ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये खून की नाली है, इसमें देखिए क्लॉट है, और ये इस क्लॉट को घोलती है, और काफी सारे लोग इसी दवा से ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। और एक और चीज देखनी है हमें, जिस वक्त ये क्लॉट जाता है किसी खून की नाली में, कुछ हिस्सा तो इमीडिएटली डैमेज हो जाता है, लेकिन काफी ज्यादा हिस्सा डैमेज नहीं हुआ होता है। अगर हम 4-5 घंटे के अंदर इसको ये दवा दे दें तो आप उसको बचा सकते हैं, ठीक है। मतलब आप सोचिए एक मकान में आग लगी है, थोड़े से एक कमरे में आग लगी है, अगर आप उस स्टेज पे उसको उस पर पानी डालें, फायर ब्रिगेड डालें, तो आप पूरे मकान को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप 6 घंटे के बाद जाएं तब तक पूरा मकान जल गया होता है। तो इसको याद रखिए कि एकदम से आपको हॉस्पिटल जाना है जहां पे कि अगर वो क्लॉट वाला स्ट्रोक होगा तो वो उसको ये दवा देंगे और वो पेशेंट के ठीक होने के काफी चांसेस है। अगर वो ब्लीडिंग वाला होगा तो उसमें फिर ये क्लॉट नहीं दिया जाता है, उसको फिर खाली सपोर्ट करना होता है, उसका ब्रीदिंग देखना होता है, उसका बीपी देखना होता है, वो अलग चीज है। लेकिन यहां हम क्लॉट वाले स्ट्रोक की बात कर रहे हैं। अब ये भी देखा गया कि सभी लोग जिनको क्लॉट है उनका क्लॉट घुलता नहीं है इस दवा से, इस टीपीए से जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का क्लॉट बहुत मोटा होता है, बहुत हार्ड होता है, तो वो उस कतरे से, उनके कतरों से जो आप रग में देते हैं उससे वो घुलता नहीं है। तो ऐसे लोगों को पहले तो दवा दी जाती है, पहले उनको दवा दी जाती है खून की नाली से ही, इस आशा में कि वो क्लॉट घुल जाए, लेकिन चूंकि कईयों में नहीं घुलता। अब यहाँ देखिए सीटी स्कैन पे ही आप बता सकते हैं कि इसको
देखिए कितना लगता है जैसे कोई रस्सी जैसी है। ये रस्सी नहीं है, क्लॉट है, इतना लंबा क्लॉट है। तो जिनको इतना मोटा और गाढ़ा क्लॉट हो उनके लिए मात्र वो इंट्रावीनस इंजेक्शन काफी नहीं है, उनका क्लॉट एक तार से निकाला जाता है। ये एक तार है, ठीक है, जिसको हम डिस्पोजेबल स्टेंट बोलते हैं, लेकिन ये एक तार की तरह होता है। इसके भी जो हैं प्रशिक्षित इसके डॉक्टर्स होते हैं, उनको इंटरवेंशनिस्ट बोलते हैं, जो नागपुर में भी हैं, हर शहर में है। तो वो जाके, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट ही आपको गाइड करेगा कि कैसे इसको निकालना है, किस किस पेशेंट को निकालना है। और आजकल तो ये टेक्नोलॉजी सॉरी, आजकल तो ये टेक्नोलॉजी आ गई है कि कुछ पेशेंटों में 24 घंटे तक हम इसको निकाल सकते हैं, 24 घंटे। लेकिन फिर भी कोशिश करनी ये है कि आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचे। आपको 24 घंटे का वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे, सबसे ज्यादा फायदा उनको होता है जो हॉस्पिटल 1 घंटे के अंदर पहुंचते हैं। अगर आप इस ग्राफ को देखिए, अगर आप 1 घंटे के अंदर दवा लेते हैं तो आपका चांस 7 गुना ज्यादा है इम्प्रूव होने में। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, आपके चांसेस ठीक होने के कम होते जाते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ पेशेंटों के अंदर से सूजन बढ़ जाती है, तो उनमें कुछ पेशेंटों में, बहुत कम, मतलब 100 में से कोई 5 या 10 बीमार ऐसे होंगे जिनमें खाली दवाई से काम नहीं करती है, वहां पे ऑपरेशन भी करना पड़ता है। ये एक ऐसे ही पेशेंट की तस्वीर है। ये देखिए, शुरू में इसकी इतनी बहुत ज्यादा सूजन बढ़ गई है, तो इसलिए इसकी जो ये खोपड़ी है इसको थोड़ा काटा जाता है, न्यूरोसर्जन इसको काटता है, इससे इसके दिमाग में की जो डैमेज है वो बच जाता है। और उसके बाद इसको, इस पीस को, बोन के पीस को निकाला जाता है और 3 महीने के बाद वापस उसको लगाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रोक भी भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग। किसी को बिल्कुल मामूली है, उसको वो दवा की भी जरूरत नहीं पड़ती। किसी को वो क्लॉट बोलने की दवा देनी पड़ती है, मगर वो 4 घंटे में ही देनी है। किसी को तार से निकालना पड़ता है, और कोई ऐसा है जहां पे कि ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। ये सब हॉस्पिटल में ही डिसाइड होता है। अब आपका ये उपचार हो गया आपके स्ट्रोक का, लेकिन इससे पहले कि आप उस पेशेंट को डिस्चार्ज करें, आपको ये देखना है कि ये स्ट्रोक इनको आया क्यों था। ये बहुत जरूरी है। तो पेशेंट का एक इको होना चाहिए हार्ट का, ताकि ये देखा जाए कहीं हार्ट में कोई खराबी तो नहीं है, कहीं हार्ट में कोई क्लॉट तो नहीं बना था, कहीं हार्ट की गति इरेगुलर तो नहीं है। अगर ऐसा है तो डिस्चार्ज से पहले उनको ऐसी दवा देनी है जिससे कि हार्ट में क्लॉट ना बने। इसी तरह से एक और टेस्ट होता है, उसको कैरोटिड डॉपलर बोलते हैं। तो ये डॉपलर यहाँ पे जो गर्दन में खून की नाली है उसको चेक करता है। कई बार गर्दन की खून की नाली में भी, जिस कचरे की मैं बात कर रहा था वो वहां होता है, उसको हम प्लाक बोलते हैं। और कई बार ये प्लाक जो है ऑपरेशन से, या एक और तरीका होता है जिसमें एक प्लास्टिक की ट्यूब, जिसे स्टेंट बोलते हैं, वो स्टेंट डाला जाता है। ठीक है, तो इसलिए पेशेंट को डिस्चार्ज करने से पहले उसके हार्ट की जांच इको के द्वारा, उसके गले की खून की नालियों की जांच डॉपलर के द्वारा करनी पड़ती है। इसके अलावा भी 1-2 टेस्ट और हैं जो कि डॉक्टर करवाते हैं। लेकिन एक बात देखनी है कि डिस्चार्ज के टाइम पेशेंट को हमें बिल्कुल एडवाइस ये देना है कि उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, ताकि दोबारा ये बीमारी ना आए। उसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल में ये होता है कि उसको रेगुलर वॉकिंग करना चाहिए। बेटर तो यह है कि स्ट्रोक आने से पहले ही सबको हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है ताकि स्ट्रोक आए ही ना। लेकिन अब मान लीजिए आ गया, उसके बाद हमें पेशेंट्स को एडवाइस करना चाहिए कि उनको हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़े जो इसके कारण है वो शुगर है, वो ब्लड प्रेशर है, वो कोलेस्ट्रॉल है। तो उसका उपचार करना चाहिए, उसकी दवाइयाँ लेनी चाहिए ताकि उनको शुगर ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो। और उसके बाद कुछ खास दवाइयाँ हैं जो कि खून को पतला करती हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्प्रिन है, लेकिन कुछ और दवाइयाँ भी हैं जैसे क्लोपिडोग्रिल है। और अगर हार्ट से क्लॉट आया हो तो एक और अलग किस्म की दवाई है जिसको हम एंटीकोगुलेंट्स बोलते हैं, वो लेनी है। और उसके बाद सबसे ज़रूरी है, जिसके बारे में आप एक लेक्चर भी सुनने वाले हैं, एक रेगुलर फिजियोथेरेपी प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे कि फिजियोथेरेपिस्ट, अब उनके डॉक्टर से आपसे डॉक्टर अभिषेक बात करेंगे, लेकिन उनकी गाइडेंस में आपकी एक्सरसाइजेज होंगी। और उसके बाद आपके शहर में जो फिजियोथेरेपिस्ट होंगे
या फिजियो इसके रिहैबिलिटेशन के एक्सपर्ट्स होंगे, उनकी निगरानी में कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे। उसके बाद आपको खुद वो करना है, आपको हमेशा उन पर डिपेंड, उनसे सीख के आपको खुद वो करना। आपके जो रिलेशन हैं जिनको स्ट्रोक हुआ है, तो उससे इंप्रूवमेंट के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर हम सब स्ट्रोक पेशेंट्स को देखें 1 साल के बाद, 40% तकरीबन, 40 से ज्यादा भी मैं समझता हूं, कोई 45% लोग बिल्कुल नॉर्मल हो गए होते हैं। वो अपना जॉब भी अटेंड करते हैं, अपना जो काम पहले कर रहे थे वो करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, लोग बिजनेस ज्वाइन करते हैं, लोग टीचर ज्वाइन, कई डॉक्टरों को मैं जानता हूं, कुछ सर्जन्स को मैं जानता हूं जो वापस सर्जरी में गए, लेकिन सब नहीं जाएंगे। 40%, इस पर डिपेंड करता है कि शुरू का स्ट्रोक कितना बड़ा था, हाँ जी, और वो टाइम पे उनको इलाज मिला या नहीं मिला। तो लेकिन ये जरूर है कि 40% नॉर्मल बन जाते हैं। बाकी 40% बिल्कुल नॉर्मल नहीं बनते, उनमें थोड़ा सा लंगड़ापन रह सकता है, हो सकता है उनमें थोड़ा आंख की रोशनी, जो शिरीष बता रहा था, एक साइड से थोड़ा कम हो, जिसकी वजह से उनको ड्राइविंग में दिक्कत आए। हालांकि वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। लेकिन 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको कि जो केयर पे डिपेंडेंट होते हैं, उसके बाद वो चल नहीं सकते। ये आमतौर पे वो लोग हैं जिनको बहुत बड़े ब्लीड्स हुए होते हैं, जिनको बहुत बड़ा हेमरेज होता है, या जिनको स्ट्रोक का साइज बहुत बड़ा होता है शुरू से ही। तो उसके बावजूद तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हमसे मरीज बोलता है, डॉक्टर साहब मेरे मामा जी तो बिल्कुल ठीक हो गए, हमारा पेशेंट पूरा ठीक नहीं हो रहा है। तो हर एक स्ट्रोक जो है वो डिफरेंट है। तो ये आपको पहले ही हफ्ते में 2 हफ्ते में डॉक्टर्स आपको गाइड करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रोक है इसके चांसेस कैसे हैं। तो ये मेरा मैसेज है, हम सबका ये मैसेज है कि जब भी आप किसी भी आदमी को देखें जिसमें कि सडनली कोई किसी किस्म की वीकनेस हो, चाहे बोलने की वीकनेस हो, समझने की वीकनेस हो, चलने की, अगर वो सडनली आती है, आपको सोचना चाहिए कि ये स्ट्रोक हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रोक हो, लेकिन आपको सोचना है कि ये स्ट्रोक हो सकता है, आपको उसे हॉस्पिटल ले जाना है। हो सकता है हॉस्पिटल में डॉक्टर बोले नहीं भाई कोई घबराने की बात नहीं, ये कुछ और है, वापस जाओ, तो आप जा सकते हो, लेकिन आपने अपना काम करना है कि चांस नहीं लेना है। दूसरी बात है कि अगर आप सस्पेक्ट करते हैं कि ये स्ट्रोक है, उनको मेहरबानी करके उस टाइम मुंह में कुछ मत दीजिए, चाय या कॉफी या गंगा जल या कुछ नहीं देना मुंह से, इवन दवा की टैबलेट तक नहीं देनी, क्योंकि मैंने आपको उसका रीजन बताया कि कई बार वो फेफड़े में चले जाता है। उनको स्ट्रिक्टली हॉस्पिटल ही ले जाना है जहां पे कि स्ट्रोक का उपचार होता। और सबसे बड़ा टेस्ट जो वहां पे डॉक्टर्स करेंगे वो सीटी स्कैन है, और सीटी स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से उन्हें पता चलेगा क्या ये क्लॉट है या क्या ये इनको रग फट गई है, खून है। अगर तो रग फट गई है और खून ब्रेन में फैला है, तो उसको वो एडमिट करेंगे और उनका इलाज होगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाएगा, नर्सिंग केयर किया जाएगा, पाइप डाली जाएगी फीडिंग के लिए, पेशाब के लिए पाइप डाली जाएगी, वो सब नॉर्मल है। लेकिन अगर वो क्लॉट वाला है तो इस सब के अलावा उनको क्लॉट घोलने की दवा दी जाएगी, जो कि रग से एक नॉर्मल इंजेक्शन की तरह दी जाएगी, जो कि नई दवाई जिसको टीपीए बोलते हैं। लेकिन कुछ लोगों में क्लॉट हार्ड होगा, उनका शायद तार से निकालना पड़ेगा, वो भी डॉक्टर डिसाइड करेंगे। इसके बाद इमीडिएटली पेशेंट को घर नहीं भेजा जाएगा, 3-4 दिन तक कम से कम हॉस्पिटल में रखा जाता है, कई बार आईसीयू में रखा जाता है, लेकिन ज्यादातर पेशेंटों को 1 हफ्ते के अंदर से कम ही, 3-4 दिन में पूरे टेस्ट वगैरह करके कि क्यों आया था, कैसे आया था, वो थोड़ा रिहैबिलिटेशन की कंसल्टेशन लेके कि भाई कैसे आपको एक्सरसाइज करना, क्या जनरली 1 हफ्ते से पहले ही डिस्चार्ज किया जाता है। लेकिन डिस्चार्ज के बाद ये जरूरी है कि पेशेंट को दोबारा अटैक ना आए, और दोबारा अटैक से बचने के लिए सबसे जरूरी चीज है अपना लाइफस्टाइल जो है, जीवन शैली, वो बहुत मतलब हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी का मतलब यह है कि उसमें जहां तक हो सके फिजिकली एक्टिव रहना है, मेंटली ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, खाने पीने में देखना है कि फैट्स ना हो, शुगर बहुत कम हो, और अगर ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है उसका उपचार, उसका इलाज ठीक से करना है। ये सब करने से आपको दूसरा स्ट्रोक आने का चांस बहुत कम हो जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कौल। आपने बहुत ही सरल भाषा में, बिल्कुल एक वार्तालाप के तरीके से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आपने बहुत आसान करके बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आज के हमारे 3 वक्ताओं में से आखिरी वक्ता हैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव।
डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव मुंबई के एक जाने माने न्यूरो रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट हैं और इनका जो आज का विषय है वो है स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन, यानी स्ट्रोक होने के बाद, उसका प्राथमिक उपचार होने के बाद उस व्यक्ति को नॉर्मल की ओर कैसे ले जाना है। डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव प्लीज। Thank you, Dr. Bhave and Dr. Meshram for this invitation. मेरा काम काफ़ी इजी कर दिया है पिछले 2 स्पीकर्स ने, जिन्होंने आपको बताया कि स्ट्रोक कैसे पहचानते हैं और स्ट्रोक का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो डॉक्टर कॉल ने बताया कि 1/3 ऑफ स्ट्रोक्स जो होते हैं वो माइल्ड होते हैं, 1/3 स्ट्रोक्स मॉडरेट होते हैं, 1/3 स्ट्रोक सीवियर होते हैं। तो 2 में से 3 स्ट्रोक पेशेंट जो होंगे उनको ये 9-10 तरह की दिक्कत हो सकती है। अपन नॉर्मली सोचते हैं स्ट्रोक माने पैरालिसिस, ऐसा नहीं है। स्ट्रोक से मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। लोगों की मेमोरी ख़राब हो सकती है, लोग भूल सकते हैं, बोलने में दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, खाना नहीं खा सकते, देखने में दिक्कत आती है, हाथ पैर में लकवा हो सकता है, सुनपन हो सकता है और लेफ्ट पे कंट्रोल चला जाता है। तो स्ट्रोक माने पैरालिसिस ये एक मिसनॉमर है। स्ट्रोक से ये 10 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो हमारा काम, जो लोग रिहैब में काम करते हैं, उनका ये उद्देश्य होता है कि हम इन 10 चीज़ों को डिटेल में आइडेंटिफाई कर सकें। पहली चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे तो ही ट्रीट कर पाएंगे। उसके बाद एक टीम होती है, मल्टीस्पेशलिटी, हम स्ट्रोक रिहैब टीम बोलते हैं। इस टीम में न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, हम रिहैब फिजिशियंस होते हैं, नर्सेज होते हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं जो एक्सरसाइज करवाते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो हाथ के बारे में सिखाते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, ऑर्थोटिस्ट जो ब्रेसेस बनाते हैं, डाइटिशियन। हम सब एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि हम पूरी जो 9-10 तरह की चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह से ट्रीट कर सकें। अभिषेक, आपका वीडियो ऑफ हो गया है, स्लाइड दिख रही है पर आप नहीं दिख रहे हैं। I'll just see it again, one second. हाँ, वो वीडियो ऑन कर लीजिए। Some problem. Some problems, sir, I don't know. अच्छा, ठीक है। I have to log in again otherwise. नहीं, चलने दो। चले जाते हैं, कुछ नहीं। तो बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं कि स्ट्रोक में रिकवरी कब तक आ सकती है। तो स्ट्रोक में 2 तरह की स्लाइड शो कर लो। ये 2 तरह की रिकवरी आती है। एक हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। पहले 3 से 6 महीने में ब्रेन में स्वेलिंग कम होती है, धीरे धीरे रिकवरी आनी शुरू होती है। वो रिकवरी 3 से 6 महीने में ख़त्म हो जाती है। दूसरी हम बोलते हैं फंक्शनल रिकवरी, वो जो आदमी का फंक्शन इम्प्रूव होता है। मतलब अगर मेरे को हाथ में कमजोरी है और पैर में कमजोरी है तो मैं चल नहीं सकता, तो मेरा मूवमेंट नहीं बढ़ेगा 6 महीने के बाद, पर चलना बेटर हो सकता है। उसको फंक्शनल रिकवरी बोलते हैं। इसलिए ये बोल देना कि रिकवरी 6 महीने के बाद नहीं होती है, ये कहना गलत है। अगर प्रॉपर केयर मिलती है तो फंक्शनल रिकवरी आगे भी हो सकती है। रिकवरी कैसे होती है, उसके 2 मायने होते हैं। ब्रेन अपने आप उस लीजन को कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करता है। मान लो ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हुआ तो जो बाकी पार्ट है वो फंक्शन टेक ओवर कर सकता है। ब्रेन की इस एबिलिटी को हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो जो भी हम रिहैब में करते हैं वो मेन एम ये होता है कि जो बचा वो नॉर्मल ब्रेन का पार्ट है वो इंजर्ड ब्रेन के पार्ट के फंक्शन को टेक ओवर कर सके। वो करने के लिए इंटेंसिव ट्रेनिंग चाहिए होती है, चाहे वो स्पीच थेरेपी हो, सोलो थेरेपी हो या फिजिकल थेरेपी हो। आजकल दवाइयाँ भी आई हैं, आज काफ़ी मशीन और रोबोटिक सिस्टम्स भी आए हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो मेन चैलेंज ये होता है, क्या हम ब्रेन को चेंज कर सकते हैं कि नहीं। एक स्ट्रोक के बाद हम कर सकते हैं। उसके लिए प्राइमरी थेरेपी चाहिए होती है, जो डिफरेंट तरह की थेरेपीज होती हैं, बोलने की, खाने की, हाथ पैर के मूवमेंट्स की। अपन आज बात करते हैं अपन नॉर्मल थेरेपी के अलावा क्या कर सकते हैं। 1 बाय 1 अपन देखते हैं। पहला अपन बोलते हैं कॉग्निटिव और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। लोगों को स्ट्रोक के बाद भूल जाते हैं, अटेंशन नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, लगता तो ठीक है पर वो काम पे नहीं जा पाते। उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेफिसिट्स। आप देखेंगे ब्रेन को कि डिफरेंट पार्ट होते हैं। अगर ब्रेन के आगे वाले पार्ट में स्ट्रोक होता है, फ्रंटल लोब में, टेम्पोरल लोब में, तो उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं।
अटेंशन में, कंसंट्रेशन में, मेमोरी में, प्लानिंग में, तो उसको डिटेल में अपने को पता करना पड़ता है। ऑल्सो इस जगह पे स्ट्रोक आने के लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। हमने हमारे रिसर्च में, शोध में ये पता किया है करीब 1/3 लोग को स्ट्रोक में डिप्रेशन होता है, चाहे वो एक्यूट स्टेज हो या क्रॉनिक स्टेज हो। वो डिप्रेशन का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर डिप्रेशन का इलाज नहीं होगा तो रिकवरी और ख़राब हो जाती है। और ऐसे लोग, जो लोगों को स्ट्रोक होता है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी काफ़ी पुअर हो जाता है, क्योंकि वो लोग घर पे अकेले रह जाते हैं, लोगों से मिल नहीं पाते, सोसाइटी में मिलना जुलना कम हो जाता है, धीरे धीरे होम बाउंड हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। हम चेक, आजकल नए टेस्ट आए हैं जिससे अपन चेक कर सकते हैं कि कॉग्निटिव प्रॉब्लम किस तरह की हैं, अटेंशन का प्रॉब्लम है कि थिंकिंग का प्रॉब्लम है कि मेमोरी का प्रॉब्लम है। उसके लिए दवाइयाँ भी आती हैं और उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है, उसको हम कॉग्निटिव रीट्रेनिंग बोलते हैं, जिसमें पता करते हैं कि कौन सा पार्ट काम नहीं कर रहा है कॉग्निशन का, और उसको कंपल्स करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें हमारे न्यूरो साइकोलॉजिस्ट काफ़ी हेल्प करते हैं। तो कॉग्निटिव रिकवरी के लिए दवाई भी चाहिए और ट्रेनिंग भी चाहिए। उसमें म्यूजिक थेरेपी भी हेल्प करती है। कुछ लोग बोल नहीं पाते, अग्रेसिव होते हैं। देखिए, एक पेशेंट है स्ट्रोक के जो बहुत अग्रेसिव है, अटेंशन नहीं है। हमारे ट्रेन म्यूजिक थेरेपिस्ट है, म्यूजिक के द्वारा उनको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरह से बोल भी रहे हैं। हम ये नहीं बोल सकते, आप देखेंगे तो ये बोलने की भी कोशिश कर रहे हैं। म्यूजिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉग्निटिव रिकवरी के अंदर, स्पीच रिकवरी के अंदर, डिप्रेशन एंजाइटी कम करने के लिए। जो हम केयरटेकर को सिखा सकते हैं, लोग खुद में खुद उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बात बोलने की भी कोशिश कर रहे हैं और शांत भी रहते हैं। हमने ये भी अपने रिसर्च में पता किया है कि जिन लोग को बहुत सीवियर ब्रेन डैमेज होता है स्ट्रोक की वजह से, उसमें इसमें म्यूजिक थेरेपी उनको जगाने में भी हेल्प करती है, बोलने में भी हेल्प करती है। आजकल नया एक सिस्टम आया है, इसको बोलते हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। जिन लोगों को डॉक्टर कॉल ने बताया बहुत बड़े स्ट्रोक्स होते हैं, ब्रेन में मैसिव हेमरेज होते हैं, वो लोग का ब्रेन में काफ़ी सूजन, काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है, उन लोगों का सर्जरी भी करना पड़ता है। तो उन लोगों में अगर अपन ये ट्रेनिंग, ये चीज़ शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं HBOT या ऑक्सीजन थेरेपी। इसमें 20 से ज़्यादा ऑक्सीजन, एक चेंबर होता है जिसमें ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा होती है, जो अपन ब्रीथ करते हैं, लंग्स में जाती है, खून में आती है, और जाके ब्रेन में स्वेलिंग कम करने में हेल्प करती है। हमने ये भी पता किया अपने शोध के अंदर, पिछले 2 सालों में करीब 50 पेशेंट ऐसे जिन लोगों को ब्रेन का सर्जरी किया गया था मैसिव स्ट्रोक की वजह से, उसमें से करीब उनका एक एवरेज स्कोर को हम बोलते हैं GCS स्कोर एक होता है, करीब 5 पॉइंट इम्प्रूव हुआ था इन सीवियर स्ट्रोक पेशेंट्स में, और करीब 50% ऑफ पेशेंट जिसको हमने ये थेरेपी भी दिया था HBOT का, वो घर जा पाए थे, उनकी ट्यूब वगैरह निकल गए थे और वो घर पे उनको मैनेज कर रहे थे। तो ऐसे मेजॉरिटी मेजर स्ट्रोक्स के अंदर घर पे ले लेके जाना भी और घर पे केयर करना, होम केयर के लिए बनाना, इक्वल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत लोग बोल नहीं पाते स्ट्रोक के बाद, उसको हम अफेजिया बोलते हैं या डिसार्थ्रिया बोलते हैं। अफेजिया में अपन सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, बोल नहीं सकते और लिख नहीं सकते। और डिसार्थ्रिया में अपन खाली बोलते हैं पर बोलना साफ नहीं होता है। एक टेस्ट होता है, वेब टेस्ट, उससे हम पता कर सकते हैं किस तरह का अफेजिया है। अफेजिया करीब 8 तरीके के होते हैं। उसके लिए ट्रेनिंग होती है, इसको हम स्पीच लैंग्वेज थेरेपी बोलते हैं। उसके लिए ट्रेंड स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट होते हैं। और रिसर्च में ऐसा बताया गया है, अगर अपन स्पीच लैंग्वेज थेरेपी उनके केयर टेकर को सिखा दें, जो घर में लोग साथ में रहते हैं, वो अगर थेरेपी कराएं, हर महीने आके मिलते रहे स्पीच थेरेपिस्ट से, उसका आउटकम भी इक्वल होता है एज टू स्पीच थेरेपिस्ट गिवन थेरेपी। तो होम केयर और फैमिली बेस्ड रिहैब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस अफेजिया और लैंग्वेज रिकवरी के इम्प्रूवमेंट में। कुछ नई दवाइयाँ आजकल आई हैं, एक दवाई को हम बोलते हैं मीमेंटीन, एक होता है डोनापेजल। ये दवाइयाँ काफ़ी आजकल हेल्प करती हैं अफेजिया के अंदर। उनको अगर अपन टाइम पे शुरू करें, पर दवाई अकेले कुछ नहीं करती, अगर अपन साथ में स्पीच थेरेपी करेंगे, नए सर्किट बनेंगे ब्रेन में प्लास्टिसिटी से, तो ये दवाइयाँ हेल्प कर सकती हैं। अगला इशू होता है स्वॉलो का, खाना निगलने का। डॉक्टर कॉल ने बताया गले के अंदर वीकनेस आती है, तो बोलते हैं फेरेंजियल वीकनेस। तो जो खाना होता है वो कई बार खाने की नली की बजाय इट गोज टू द विंड पाइप और लंग में चला जाता है, जिससे एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। तो उसको पूरा प्रॉपर्ली असेस किया जाता है, डिस्पोजेबल पूरी टेस्ट बैटरी होती है, तो पता करने के लिए पूरा सारी मसल्स चेक करते हैं, सारी नर्व्स चेक करते हैं जो ब्रेन से निकलती है, एक दिन उसको चेक किया जाता है, टंग सबको चेक निकालते हैं कि वो सॉलो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर एक मल्टीपल अप्रोचेस होती हैं सॉलो इम्प्रूव करने के लिए। कुछ कॉम्पनसेटरी अप्रोचेस होती हैं, कुछ एक्सरसाइज होती हैं, आजकल कुछ नई चीज़ें भी आई हैं।
बहुत से लोग अपन गले में ट्यूब डालते हैं, बोलते हैं ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब डाल देते हैं ताकि वो ढंग से सॉल्व नहीं कर पाते, उनको निमोनिया हो जाता है। वो बचने के लिए अपन बोलते हैं ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब डाल देते हैं। तो वो डरते हैं ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब से, तो ट्यूब को अपन प्रॉपरली निकाल भी सकते हैं। लोग ट्यूब वाले ट्यूब खाना भी खा सकते हैं अगर प्रॉपरली केयर की जाए। हम फिर टेस्ट करते हैं कि वो पानी देखे कि वो पानी कहाँ पे जा रहा है, गले की जा रहा है, नली में जा रहा है, और टेस्ट पास करते हैं तो फिर वेल लगा सकते हैं। इसको स्पीकिंग वेल बोलते हैं। जो लोग ट्रेक्योस्टोमी की वजह से नहीं बोल पा रहे, उनको वेल लगाएंगे तो वो बात भी कर सकते हैं। तो ट्रेक्योस्टोमी वाला आदमी बात भी कर सकता है और खाना भी खा सकता है। उसको कोई खाना देना है, एक टेस्ट बोलते हैं फ्लोरोस्कोपी से, अपन एक्सरे में एक टेस्ट बोलते हैं बेरियम सोलो, वो करके चेक करते हैं ये सांस, ये विंड पाइप है, और ये फूड पाइप है, और आगे विंड पाइप है। देखते हैं खाना कहाँ जा रहा है, इससे पता कर लेते हैं खाना खाना सेफ है कि नहीं है। अगर वो सेफ है तो हम खाना खाना स्टार्ट भी कर सकते हैं। और बहुत लोगों को कमजोरी होती है गले की मसल्स के अंदर, उसकी वजह से वो खाना नहीं खा पाते। आजकल एक मशीन आई है, उसको बोलते हैं वाइटल स्टेम। इस मशीन से अपन इलेक्ट्रोड लगा के गले की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करते हैं खाना खाते वक्त। ऐसा करने से बहुत लोगों का खाना खाना इम्प्रूव हो जाता है। ये यूएस एफडीए अप्रूव्ड डिवाइस है। टेक्नोलॉजी काफी हेल्प करता है आजकल फंक्शन इम्प्रूव करने के लिए। मेन दिक्कत होता है मूवमेंट का। फर्स्ट सवाल लोग क्या पूछते हैं स्ट्रोक के बाद कि पैरालिसिस हो गया, क्या मेरे फादर मदर वापस चल पाएंगे कि नहीं, ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है। उसके लिए एक तो नॉर्मल फिजिकल थेरेपी होती है। आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतना टाइम नहीं है, करीब 10-12 तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो चलने में मदद कर सकती है, हाथ करने में मदद कर सकती है। अपन कुछ को शॉर्ट में देखेंगे। इसको हम एक बैलेंस का मशीन बोलते हैं। ये मशीन ये पता कर सकता है कि आपका बैलेंस में क्या प्रॉब्लम है, और इससे वो बैलेंस की ट्रेनिंग भी कर सकता है। दोनों फायदे होते हैं। हमने हमारे शोध में बताया है, जो लोग को स्ट्रोक होता है वो चल पाते हैं, पर चलने में बार बार गिरते हैं, तो उन पेशेंट को इस मशीन पे ट्रेनिंग करते हैं थेरेपी के साथ में, तो उनका चलना डेफिनेटली बेटर हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट स्ट्रोक बैलेंस ट्रेनिंग और बैलेंस मास्टर सिस्टम। ये काफ़ी अच्छा टेक्निक है बैलेंस इंप्रूव करने के लिए। जिन लोगों को लकवा बहुत ज़्यादा होता है, सीवियर पैरालिसिस होता है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि मूवमेंट रिकवरी मैक्सिमम पहले 3 से 6 महीने में आती है, तो उसमें रोबोटिक हेल्प करता है। आपने रोबोटिक सर्जरी के बारे में सुना होगा। आजकल रोबोटिक रिहैब भी होता है, और मोस्ट कॉमन सिस्टम को हम लोकोमैट बोलते हैं। ये एक रोबोट सिस्टम है जो अपने को वॉक कर सकता है ट्रेडमिल के ऊपर विद विजुअल फीडबैक। तो कोई भी पर्सन जिसको स्ट्रोक का दे 5 या 6 हुआ है, बिल्कुल पावर नहीं है, जीरो पावर है, या वो भी इस पे चल सकता है। एडवांटेज क्या है, जब वो इस पे चलेगा, नंबर ऑफ स्टेप्स लेगा, एक बार में करीब वो 1,500 स्टेप्स ले सकता है, जो आदमी एक महीने में थेरेपी में नहीं ले सकता। जब वो स्टेप्स लेते हैं तो ब्रेन को सिग्नल जाता है, तो नए रास्ते बनते हैं, इसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी और नई रिकवरी आती है। और कॉकेन रिव्यू एक होता है जो मेडिकल साइंस में बिगेस्ट एविडेंस होता है। उसमें ऐसा बताया गया है कि एवरी 5th पर्सन जिसको मैसिव स्ट्रोक हुआ है, हर 5वां आदमी जो नहीं चल सकता स्ट्रोक की वजह से, और उसको अपनी ट्रेनिंग देते हैं फर्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर, तो वो चलना सीख सकता है। तो 1 in 5 of stroke you can never by any means can be made to walk against training in robotics in first few weeks to first few months। ये कॉकन रिव्यू ने बोला है, जो बेस्ट लेवल एविडेंस होता है मेडिसिन के अंदर। ऐसे ही रोबोटिक्स हाथ के लिए भी, अपर लिम्ब के लिए भी आते हैं। मल्टीपल टाइप सिस्टम्स अवेलेबल हैं, करीब 15 तरह की मशीनें आजकल आती हैं, खाली शोल्डर के लिए, खाली एल्बो के लिए, खाली हैंड के लिए। फॉर एग्जाम्पल, भगवान ने हाथ क्यों बनाया है? कुछ काम करने के लिए बनाया है, एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बनाया। इसको हम आर्मियो मशीन बोलते हैं। इसमें रोबोटिक की मदद से एक जो टास्क कर रहे हैं कंप्यूटर पर विद वर्चुअल रियलिटी, वो चाहे ड्राइविंग करना हो कि टेप काटना, जो न्यूरो ड्राइव में करते हैं। और ये पैसिव थेरेपी नहीं है, ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये कर सकते हैं और जो वो कर रहे हैं, जो वो नहीं कर पाते, वो रोबोट हेल्प कर, धीरे धीरे रोबोट का हेल्प कम होता जाता है, आदमी काम करना सीख जाता है। ऐसे ही सिस्टम बोलते हैं हमीडिया, जो खाली हाथ की रिकवरी के लिए होता है, लेकिन वो कार ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो अपन रियल लाइफ में करते हैं। तो रियल लाइफ टास्क है जिससे अपन बॉडी के उन सर्किट्स को स्टिमुलेट करते हैं जिससे मूवमेंट वापस आ सके। अगेन एविडेंस कहता है कि ये रोबोटिक सिस्टम काफ़ी हेल्प करते हैं अपर लिम्ब की रिकवरी के अंदर, स्ट्रोक के अंदर, स्पेशली फर्स्ट 6 मंथ के अंदर। अच्छा, टेक्नोलॉजी और भी एडवांस हो गई है। जो लोग जो लोग स्ट्रोक के बाद चलते हैं पर और अच्छा चलना चाहते हैं, उसके लिए हम करते हैं गेट एनालिसिस। गेट मतलब चलने की टेक्निक का एनालिसिस करना। ये हम 3D डायमेंशन में करते हैं। कोई स्पेशल लैब होता है, स्पेशल कैमरा होते हैं, इंफ्रारेड कैमराज। पेशेंट वॉक करता है, ऐसे अपन ये चेक, पेशेंट को स्ट्रोक हो और चलने में दिक्कत है, घुटना नहीं मोड़ पा रहे, स्टिक यूज कर रहे हैं, ग्राफ हमें बता रहे हैं कि चलने में क्या दिक्कत है। हमने समझ में आया कि ये इनकी
घुटने की आगे वाली मसल टाइट है और पंजे के पीछे की मसल टाइट है, तो उनको हमने एक इंजेक्शन बोटॉक्स बोलते हैं, जो लेडीज फेस पे लेती हैं, वो आजकल हम मसल्स को लूज करने के लिए यूज करते हैं। वो इंजेक्शन दिया और देखिए वो घुटना मुड़ने लग गया, उनका स्टिक हट गया। गेट एनालिसिस ने हमें बताया उनके क्या दिक्कत थी मसल्स में, उसमें उनको इंजेक्शन ट्रीटमेंट किया, अब ये बिना स्टिक के खुद चल सकते हैं। बहुत लोगों को लकवे की वजह से पैरों में कमजोरी होती है और वो पंजा टिका नहीं पाते, वो अपने टोस पे चलते हैं। तो उसके लिए आजकल सपोर्ट्स आते हैं, उसको हम AFO बोलते हैं। पहले पोलियो के ज़माने में इस तरह के AFO आते थे, आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, काफ़ी कार्बन के AFO आने लगे हैं, बहुत ही लाइट वेट होते हैं। और रिसर्च में बताया गया है कि जो लोग AFOs पहन के चलते हैं स्ट्रोक के बाद, उनका चलना बेटर होता है, चांसेस ऑफ फॉल कम हो जाते हैं और वो फास्टर चल पाते हैं। काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं। अपन सब जानते हैं निंटेंडो के बारे में, Wi-Fi के, लोगों के घर में Xbox होता है, Xbox में अपन गेम खेल सकते हैं वर्चुअल रियलिटी के साथ। वो गेम भी एक एक्सरसाइज है। जिसको हाथ की कमजोरी है वो सो कॉल्ड टेबल टेनिस खेल सकता है, तो पैर की कमजोरी है वो फुटबॉल खेल सकता है, एक कंप्यूटर गेम की मदद से। अगर पर वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली यंगर स्ट्रोक पेशेंट्स में, उससे आर्म फंक्शन काफ़ी इंप्रूव होता है, डॉक्टर रिव्यू कहता है। तो आप खुद घर पे अपने आप कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हम बोलते हैं CIMT, कंस्ट्रेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी। उसका मतलब होता है कि मान लीजिए मेरा राइट हैंड में लकवा है, तो मैं बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड यूज करने लग जाऊंगा सारे काम के लिए, राइट को भूल जाऊंगा। धीरे धीरे पावर तो आ जाएगी पर ये हाथ रह जाएगा। तो ऐसे पे के अंदर अपन पर्पसफुली लेफ्ट हैंड को ब्लॉक कर देंगे, बोलेंगे सारा काम राइट हैंड से करो। जब अपन ये प्रैक्टिस करेंगे 3 आवर्स एवरी डे, अपने आप हैंड फंक्शन इंप्रूव लग जाता है। तो इसको बोलते हैं फोर्स्ड यूज ट्रेनिंग और CIMT ट्रेनिंग। इस पर काफ़ी रिसर्च हुआ है और ये प्रूव करता है कि पर्पसफुली हैंड को यूज करने से हैंड की रिकवरी काफ़ी बेटर हो सकती है। एक कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं मिरर थेरेपी। अगर अपन हाथ को मिरर में देखेंगे और दोनों सामने रखेंगे, अब ये मूव अवर नॉर्मल लिम्ब, तो लगेगा कि वीकर लिम्ब भी मूव कर रहा है। ये मिरर थेरेपी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिन लोगों का नेग्लेक्ट हो जाता है, एक तरफ ध्यान नहीं दे पाते, वो भी इंप्रूव होता है और इससे हाथ का फंक्शन भी इंप्रूव होता है। लास्ट में अपन डॉक्टर हस्तक बताए थे, लोग कई बार स्ट्रोक के बाद पेशाब निकल जाता है लोगों का, तो अपन भूल जाते हैं कि इसको हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर, कि स्ट्रोक के पेशेंट्स को पेशाब की प्रॉब्लम भी होती है। हमने हमारे शोध में रिसर्च में प्रूव किया है कि अगर हमने 1 महीने बाद स्ट्रोक पेशेंट्स का एक टेस्ट बोलते हैं यूरोडायनेमिक स्टडी ब्लैडर का टेस्ट किया, 90% लोगों को ब्लैडर में दिक्कत आई थी। मोस्टली ब्लैडर की मसल्स ओवर एक्टिव हो जाती है, वो तान ज़्यादा हो जाती है, तो जैसे ही थोड़ा ब्लैडर में पेशाब बढ़ता है, पेशाब बाहर निकल जाता है। तो ऐसे में दवाई देके, आजकल दवाइयाँ आती हैं, अपन दवाई देके उसकी एक्टिविटी कम कर सकते हैं और यूरिन पास का बेटर बना सकते हैं। तो ये कुछ लास्ट स्लाइड टू समराइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। डॉक्टर कॉल ने आपको बताया कि अपन पहले 4 घंटे में या पहले 24 घंटे में खून की नली को खोल सकते हैं, दवाई देके या तार से निकाल के। इसको हम बोलते हैं रीपरफ्यूजन। ये अपन को अच्छी तरह से पता है, एविडेंस बेस्ड है, हर जगह प्रैक्टिस होता है। वेन में जो स्वेलिंग आता है कुछ दिन में कम होना शुरू हो जाता है, फर्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर। वेन इटसेल्फ ट्राई टू चेंज, हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिऑर्गेनाइजेशन। दैट फिनिशेस बाय 3 मंथ्स। इसलिए अपन कहते हैं कि नई रिकवरी 3 मंथ्स के बाद में स्ट्रोक में नहीं आती है। तो अगर अपन पहले कुछ हफ्तों में इंटेंसिव ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें मिलता है, इसको बोलते हैं ट्रेनिंग इंड्यूस रिऑर्गेनाइजेशन, जो इतनी जल्दी फिनिश नहीं होता है, जो कुछ महीने साल तक भी रह सकता है। तो अपने को अपने हर जगह पे यूनिट्स के अंदर, स्ट्रोक केयर के अंदर इंटेंसिव रिहैब प्रोग्राम बनाने चाहिए, ताकि अपन ये प्रोग्राम शुरू कर सके, ताकि रिकवरी 3 मंथ में फिनिश ना होके आगे कुछ महीने तक चलती रहे, लोगों की रिकवरी बेटर हो। कुछ सिंपल सी चीज़ें देखिए, ये लेडी को इतना बड़ा लेफ्ट साइड में स्ट्रोक हुआ था, बहुत बड़ा इनको हार्ट में ब्लॉक था, 15 वर्ष हार्ट फंडिंग एबिलिटी, इनको बोला गया कहीं मत चलिए, घर पे आराम करिए, इतना वीक हार्ट है। इनका हमने बहुत ट्रेनिंग किया मल्टीपल तरीकों से, रोबोटिक्स। आज देखिए इसको फंक्शनल MRI बोलते हैं। ये हम MRI कर रहे हैं जब आदमी कुछ एक्शन कर रहा है हाथ या पैर का। इतना बड़ा स्ट्रोक है पर फंक्शनल MRI में देखेंगे तो ये ब्रेन का मेन पार्ट है, मोटर पार्ट, वो तो डैमेज हो गया। ये सप्लीमेंट्री मोटर एरिया है, भगवान ने एक एरिया बनाया है मूवमेंट एरिया के पास में, जो कुछ फंक्शन टेक ओवर कर सकता है। तो अपन ने इंटेंसिव ट्रेनिंग के द्वारा इनके सप्लीमेंट्री मोटर एरिया को जगा दिया, उसने फंक्शन टेक ओवर कर लिया, ये इंडिपेंडेंट हो गए, इतने अच्छे इंडिपेंडेंट हो गए कि इनका हार्ट का ट्रांसप्लांट भी हुआ 2 साल के बाद। एक और पेशेंट है, देखिए इनका बाईं तरफ डॉक्टर कॉल ने बताया तो काला हो जाता है, तो इतना बड़ा स्ट्रोक था कि पूरा बायां
ट्रेन खत्म हो चुका है, पर तब भी ये चलते हैं, आर्किटेक्ट हैं, खुद गाड़ी ड्राइव करते हैं, अपना काम अपने आप करते हैं। एक और ये बच्चा है, देखिए उसको आजकल 30% स्ट्रोक यंग लोगों में हो रहा है, 40 ईयर्स के उनको मैसेज स्ट्रोक का लेफ्ट ब्रेन डैमेज है। छोटा सा शायद याद होगा, ये बच्चा के टाइम की बात है, सर यहाँ पे थे, ये बच्चा 4 महीने में चल के घर कर गया था, जब ब्रेन में कुछ भी नहीं है। आज ये वापस कॉलेज ज्वाइन कर गया है, थोड़ा सा हाथ कमजोर है पर काफी हद तक इंडिपेंडेंट है। एक और बच्चा लेफ्ट हेयर स्ट्रोक था, उसको अभी भी पेट स्कैन कहते हैं ब्रेन का, लेकिन ब्रेन में एक्टिविटी नहीं है, तभी बच्चे सर्विस करते हैं। तो होल पैराडाइम ये है, पहले रिहैब में क्या होता था, कोई चल नहीं पाया तो स्टिक दे दो, नहीं बोल पाया तो साइन लैंग्वेज सिखा दो, उसको हम कॉम्पनसेशन कहते थे। कॉम्पनसेशन माने वो जो नहीं कर पा रहा उसको उसका सेकंड रास्ता सिखा दो। तो उससे क्या होता था, जो बेसिक तकलीफ थी, इसको हम इम्पेयरमेंट बोलते हैं, उसको अपन कम ही नहीं कर पाते थे, और उससे और लर्न नॉन यूज हो जाता था। जो एबिलिटी थी उसके अंदर, उस पर अपन ने फोकस ही नहीं किया, अपन ने उसको और डिसेबल बना दिया पेशेंट। तो वो गलत मॉडल ऑफ केयर है। आजकल जो मॉडर्न रिहैब केयर मॉडल है, उसको हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट बेस्ड अप्रोच, जो कॉग्निशन, स्पीच, सॉलो, मूवमेंट, बैटर, सबको आप आइडेंटिफाई करिए, सबको ट्रीट करिए एक टीम के साथ, स्पेशली पहले 3 से 6 महीने के अंदर। अगर अपन वो करेंगे तो अपन डिसेबिलिटी होने से चांसेस को और कम कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं 666 कॉन्सेप्ट। तो इन मरीजों को हम लोग एडमिट करते हैं, जिनको सीवियर स्ट्रोक होता है, उनको रोज 6 घंटे सुपरवाइज थेरेपी होता है, फिजिकल थेरेपी होता है, स्पीच थेरेपी होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है, साइकोथेरेपी होता है, रोबोटिक ट्रेनिंग होता है, 6 days a week for 6 weeks। अगर आप अमेरिका जाएंगे, वहाँ कॉन्सेप्ट है 3 hours a week for 5 days a week। मैं बहुत सारे पेशेंट जो अमेरिका से यहाँ पर आए हैं, बोले यहाँ तो डबल काम होता है वहाँ से, बिकॉज वी वर्क 6 days a week। तो उन लोगों को 6 घंटे थेरेपी मिलता है 6 days a week for 6 weeks। इंटेंसिव ट्रेनिंग मिलता है फर्स्ट 3 or 4 months के अंदर, ताकि अपन मैक्सिमम इम्पेयरमेंट फोकस अप्रोच करके डिसेबिलिटी का जिसको कम कर सकते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्रीवास्तव। आपने स्ट्रोक में से रिकवरी पे ऐसे कई पहलुओं पे प्रकाश डाला है जो कि आमतौर पे लोगों को पता नहीं होते हैं। भारत में खासकर ये होता है कि स्ट्रोक होने के बाद दवाइयां दी जाती हैं, मरीज घर जाता है, थोड़ी बहुत फिजियोथेरेपी होती है, वो भी नहीं होती है। और आपने जो तरीके बताए कि किस तरह से रिहेबिलिटेट किया जाता है, वो सचमुच बड़ा विस्मय कारक है और बहुत मैं कहूँगा बहुत एनकरेजिंग है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आई थिंक इट वाज वंडरफुल, थैंक्स अ लॉट। एक बहुत ही एनरिचिंग टॉक था आपका। दोस्तों, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर। सबसे पहले बता दूं कि तीनों वक्ताओं के लिए बहुत सारी तारीफ आई है। अब इंडिविजुअली तारीफ के सारे शब्द तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन एक एक वक्ता के नाम से कि इनका टॉक बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। डॉक्टर मेश्राम को धन्यवाद कि इतने महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आज का एक वेबिनार उन्होंने रचा है। सो थैंक्स टू ऑल द स्पीकर्स। मेरे ख्याल से एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से स्ट्रोक को हैंडल किया गया है इस टॉपिक को। हम लोग प्रश्नों की ओर मुड़ते हैं। मैं कह देना चाहूंगा कि कई सवाल रिपीटिशन है, तो हर व्यक्ति का सवाल मैं यहाँ पूछना नहीं चाहूंगा। जो सवाल रिपीट हुए हैं उनको एक ही बार पूछूंगा, और कुछ सवाल हैं जो स्ट्रोक से संबंधित नहीं है। तो ऐसे सवाल जिनका स्ट्रोक से सीधा संबंध नहीं है, अगर समय अंत में बचा तो हम उन सवालों को लेंगे। तो हम सवालों की ओर मुड़ेंगे। डॉक्टर हस्तक के लिए पहला सवाल है कि स्ट्रोक ना हो इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। हाँ, ये बहुत अहमियत रखता है कि स्ट्रोक का प्रिवेंशन, या जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, क्योंकि प्रिवेंशन जो है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऐसे 2 टाइप के प्रिवेंशन होते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब स्ट्रोक हो ही नहीं, और सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब होने के बाद फिर से ना हो। तो प्रिवेंशन जो है वो स्ट्रोक का बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि ये एक खतरनाक बीमारी है और लाइफ टाइम डिसेबिलिटी करा सकती है। तो प्रिवेंशन के हिसाब से मैं तो समझता हूँ कि आज ही सब लोग जो ये इसमें हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो एक चीज़ है जो
प्रिवेंशन के हिसाब से मुझे लगता है कि ब्लड प्रेशर 140/90 के नीचे हर टाइम रहना ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं खुद भी ब्लड प्रेशर की दवा लेता हूँ और मेरा ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करता हूँ। तो ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए, आपका शुगर चेक कर लीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल चेक कर लीजिए, और सॉल्ट आपके टेबल से निकाल डालिए। तो उस हिसाब से एंड वॉक एटलीस्ट हाफ एन आवर एवरी डे। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर कीजिए। और ऑफ कोर्स स्मोकिंग, अल्कोहल, स्मोकिंग स्पेशली बंद कीजिए, अल्कोहल इन बिल्कुल मॉडरेशन या मिनिमम, और ये ज़रूर कीजिए। और फैटी फूड और तली हुई चीज़ें और ये चीज़ें अवॉइड कीजिए। तो एक डाइट हेल्दी रखिए। और एक स्ट्रोक रिस्कोमीटर करके है, तो वो वर्ल्ड स्ट्रोक डे के दिन मैं वो भी बता देना चाहता हूँ, वर्ल्ड स्ट्रोक का ही स्ट्रोक रिस्कोमीटर है। तो वो रिस्कोमीटर ऐप आपके इसमें डाउनलोड कर दीजिए। तो वो रिस्कोमीटर ऐप से आपकी रिस्क समझ जाती है स्ट्रोक की कितनी है और आपको कितनी ये कितना केयरफुल रहना चाहिए। मैंने आज ही मेरी रिस्क चेक की है, वो 1.6 है। मतलब मेरी रिस्क, आई एम 63, तो मेरी रिस्क अबाउट 66 years old की रिस्क है। सो आई शुड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। वैसे ही प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। डाउनलोड द स्ट्रोक रिस्कोमीटर ऐप फ्रॉम द वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन। ये फ्री ऐप है, इसमें कोई बेसिक ऐप को कोई कॉस्ट नहीं है, तो जरूर डाउनलोड कीजिए द स्ट्रोक रिस्कोमीटर फ्रॉम द वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर हस्तक, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आपने वॉक का महत्व बताया कि वॉक करना चाहिए आधा घंटा, हमने देखा कि लोग बड़ी अलग अलग स्पीड में चलते हैं। तो एक नॉर्मल पेस में चला तो भी ठीक है कि इट हैज टू बी ब्रिस्क वॉक? नहीं, वॉक ना ब्रिस्क होना चाहिए। मतलब हार्ट रेट जो है वो बढ़ना चाहिए वॉक में, एंड वो ब्रिस्क वॉक जो है वो होना चाहिए। एकदम ऐसा कैजुअल वॉक जो है वो उतना बेनिफिट नहीं कराता। तो वॉक ब्रिस्क होना चाहिए। आई थिंक उसका हार्ट रेट का भी कोई एक टारगेट है जो आप देख सकते हैं ऑन द नेट, बेस्ड ऑन योर एज। एक टारगेट है जो अचीव होना चाहिए, और आपको आधा घंटा या 15-20 मिनट तो भी एटलीस्ट वो टारगेट अचीव करना चाहिए, तभी पूरा बेनिफिट होता है वॉकिंग का। थैंक यू। अगला सवाल है डॉक्टर कौल के लिए। आर देयर एनी सिम्टम्स ऑफ पैरालिसिस बिफोर इट डेवलप्स? इंटरेस्टिंग सवाल। नहीं, ऐसा है कि सिम्टम्स मतलब एक तो यह है कि कई बार छोटा स्ट्रोक होता है, उसको हम ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक बोलते हैं। प्लस इसको कंपेयर कर सकते हैं हार्ट अटैक के साथ, यानी कि जिसमें डैमेज होता है। लेकिन इससे पहले कि बड़ा स्ट्रोक हो, कुछ पेशेंट्स में, सब में नहीं, एक कुछ मिनटों के लिए, 2-3 मिनटों के लिए सडनली वीकनेस हो जाएगी, सडनली हाथ नम हो जाएगा, और फिर वो ठीक भी हो जाएगा। ये सबसे बड़ा सिम्टम है कि अगर कोई भी, किसी की आंख की रोशनी चली गई 2 मिनट के लिए, बाद में ठीक हो गया, तो अक्सर लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो चलो ठीक हो गया। कई बार मुझे पेशेंट बोलते हैं, डॉक्टर साहब कल मेरे हाथ में थोड़ा कुछ सुन्न हो गया था, बाद में मैंने थोड़ा घुमाया इसको, ऐसे मला मैंने, थोड़ी देर बाद में ठीक हो गया। तो वो कोई भी सिम्टम जो हो, अगर 1-2 मिनट का सिम्टम हो, वो सबसे बड़ा सिम्टम है कि तूफान आने वाला है। इट इज लाइक ए वार्निंग। तो यही एक सिम्टम है। उसके अलावा और कोई ऐसा सिम्टम, स्ट्रोक इज ऑलवेज सडन, so anything which is sudden can be the first symptom and it can resolve, so that is the warning. बाकी तो यह है कि कोई भी पेशेंट जो जिसके रिस्क फैक्टर से भरा हुआ हो, जो कि शिरीष ने बोला, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है, शुगर है, फिर वो ओबीस है, फिर वो फिजिकली इनएक्टिव है, फिर वो स्मोकर है, तो इवन इफ ही हैज नो सिम्टम्स, ही शुड बी रीजनेबली सर्टन दैट ही इज एट ए वेरी हाई चांस ऑफ गेटिंग ए स्ट्रोक। उसके लिए वो रिस्कोमीटर देख सकता है। थैंक यू। उसका बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है कि बहुत बार ये जो चीजें होती है ना, छोटे छोटे जो माइनर अटैक है, जी हाँ, हाइपरटेंशन से रिलेट करते हैं कि ये बीपी बढ़ गया होगा, तो ये स्ट्रोक के एपिसोड से ये समझना जरूरी है। और दूसरा ऐसा है कि जैसे डायबिटीज है, बहुत लोग नहीं मेरे को डायबिटीज का कोई तकलीफ नहीं। मैंने आज ही पेशेंट देखा है, मैंने बोला शुगर चेक किया, नहीं मेरे को शुगर की कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं चेक किया तो वो 550 निकला। तो बहुत बार वो जैसे बीपी चेक करना, वैसे शुगर भी चेक करना बहुत जरूरी है रेगुलरली। जी सही। राइट।
दोस्तों, जैसे मेश्राम ने कुछ समय पहले कहा है, आज हमारे जो 3 वक्ता हैं जिनको हमने सुना, उनके अलावा पैनल में और 3 डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर लोकेंद्र सिंह, जिनका परिचय पहले हो चुका है, डॉक्टर श्याम बाभुड़कर, जो कि देश के इस हिस्से के बहुत जाने माने न्यूरो सर्जन हैं, और डॉक्टर दिनेश काबरा, न्यूरोलॉजिस्ट। अगला सवाल है डॉक्टर काबरा के लिए। हाउ कैन वी हेल्प ए स्ट्रोक पेशेंट विथ पैरालिसिस ऑफ द आई? आई का पैरालिसिस 2 कारण से हो सकता है। एक तो हम जो आई की आर्टरी रहती है, रेटिनल आर्टरी, उसमें क्लॉट जा सकता है, उसको हम CRA वो बोलते हैं, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन। अगर ऐसा पेशेंट तुरंत हॉस्पिटल आ जाता है तो उसको जो क्लॉट डिसॉल्विंग दवाई है जो बाकी स्ट्रोक में देते हैं, इसको भी दे सकते हैं। देखा गया है कि अगर दवाई दी जाए तो 100 में से 50 लोग ठीक हो जाते हैं, पर दवाई न दी जाए तो 100 में से 15 ही लोग ठीक होते। और दूसरा कारण है आँख में नहीं दिखने का, पैरालिसिस की वजह से वो आँख का एक सेंटर ब्रेन में भी रहता है, वो पीछे वाले भाग में, जिसको ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं, वहाँ की आर्टरी बंद होने से होता है। इसमें भी अगर अचानक आप हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं तो हम TPA नाम की दवाई, जो क्लॉट डिसॉल्विंग दवाई है, उससे क्लॉट डिसॉल्व करके आपकी विजन, आपकी जो देखने की ताकत है, रिस्टोर कर सकते हैं। अगर मान लो आप लेट आते हैं तो फिर इसमें कुछ विजुअल रिहैबिलिटेशन होता है, जो डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव आपको ज़्यादा बता सकते हैं, उसकी मदद से कुछ मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर कॉल के लिए अगला सवाल। सवाल में पूछा है, वीकनेस लगती है, कभी कभी सिरदर्द होता है, आर्सिनेक्स गोली कब तक चलेगी? नहीं, आर्सिनेक्स तो टीबी की दवा है, तो ये शायद टीबी के मरीज हैं, और आर्सिनेक्स तो अक्सर अगर उनको टीबी है तो फिर 1.5 साल तक दी जाती है। तो लेकिन ये इनका एग्जैक्ट केस तो हमें पता नहीं, लेकिन आर्सिनेक्स टीबी, अगर ब्रेन में टीबी हो उसके लिए दी जाती है, और ये अक्सर 1.5 साल का कोर्स होता है इसका। और कभी कभी टीबी की वजह से स्ट्रोक हो सकता है, मतलब टीबी भी एक कारण है हमारे देश में स्ट्रोक का। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन है आर्सेनिक्स गोली कब तक खानी है, तो अक्सर मरीजों में 1.5 साल तक दी जाती है, कुछ लोगों में उससे ज्यादा भी बढ़ाई जाती है। राइट। अगला सवाल है डॉक्टर श्रीवास्तव के लिए। Why is recovery in similar lesion different from person to person? तो ऐसा देखा गया है कि अगर लीजन सेम है स्ट्रोक में तो भी रिकवरी पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन उनका कितना पोटेंशियल है, कितना बाकी कॉग्निटिव, कितना रिजर्व है ब्रेन के अंदर। जो रिजर्व है वो भी नए सर्किट बनने में हेल्प करेगा। और सेकंड, क्या उनको ट्रीटमेंट मिला है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है एज, जितना यंगर एज है उतना रिकवरी अच्छा होता है। दूसरा, कब रिहैब प्रोसेस स्टार्ट किया है वो मैटर करता है। और तीसरा, कितना उनके ब्रेन में रिजर्व है विच कैन टेक ओवर फंक्शन। तो सेम स्ट्रोक पर एज, व्हेन यू स्टार्ट रिहैब, एंड व्हाट इज द अवेलेबल रिजर्व इन द ब्रेन, ये 3 चीज़ें तय करती हैं कि टोटल रिकवरी पैटर्न कैसा होगा। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे अंकल को स्ट्रोक आया था, ऐसा ही था, वो तो 3 दिन में ठीक हो गए थे, उनको 15 दिन क्यों लगे? क्योंकि ये डिफरेंस डिपेंड करता है एज पे, रिहैब कब स्टार्ट किया, उस पे कितना रिजर्व है उसकी। डॉक्टर सुधीर मैं 1 मिनट कहना चाहूंगा। जो उन्होंने आर्सेनिक्स पूछा, शायद वो एस्पिरिन के बारे में पूछ रहे थे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अगर वो एस्पिरिन पूछ रहे हैं तो एस्पिरिन तो जिंदगी भर खाना है स्ट्रोक के लिए, क्योंकि मैंने जो सुना आर्सेनिक्स सुना, लेकिन उन्होंने आर्सेनिक्स लिखा है, आर और सिनेक्स। हाँ नहीं, वो तो टीबी की दवा है, वो टीबी की दवा है, लेकिन एक्चुअली हम एस्पिरिन देते हैं, और एस्पिरिन जिंदगी भर लेनी होती है स्ट्रोक के लिए। थैंक यू। ऐसे डॉक्टर काबा ने जो सवाल किया था CRAO के बारे में, आजकल हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी एक अप्रूव्ड इंडिकेशन है CRAO के अंदर। जिन लोगों को अपन डायग्नोस कर लेते हैं और रिटर्न आर्टरी ऑक्लूजन, अपन फर्स्ट 24 आवर्स में उनका HBOT स्टार्ट करते हैं तो 50% पेशेंट्स में करीब 50% रिकवरी वापस आ जाती है। करीब 40-50 पेशेंट हमने मैनेज किए हैं लास्ट 5 इयर्स HBOT से CRAO के अंदर। आप उनको ये देखिए, CRO होने के बाद उसी दिन देते हैं कि कभी भी दे सकते हैं? As soon as possible, as soon as possible. ठीक है। अगला सवाल डॉक्टर लोकेंद्र सिंह के लिए, ये सर्जरी से संबंधित एक सवाल है।
सवाल है कि क्या स्ट्रोक में सर्जरी का कोई रोल है? स्ट्रोक में सर्जरी का रोल है, काफी कम मरीजों के अंदर है, लेकिन अक्सर तो उसका इलाज दवाइयों से हो जाता है। लेकिन क्या है कि ये समझना पड़ेगा लोगों को कि ये जो खोपड़ी है ये एक बंद संदूक की तरह है और इसमें जो दिमाग है ऐसे फिट रहता है, तो जगह ज़्यादा होती नहीं है, थोड़ा बहुत ब्लड रहता है, थोड़ा बहुत हमें पानी होता है, CSF बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड करके, वो पानी जैसा वो रहता है। उसके अलावा उसमें और कोई जगह होती नहीं है। लेकिन अगर वहाँ कोई नस फट जाती है, जैसा कि सब विशेषज्ञ लोग बता चुके हैं कि स्ट्रोक के अंदर या तो नस फटती है या नस में कचरा आने से ब्लॉकेट होता है, तो उससे जब ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है तो वहाँ सूजन बढ़ती है, उसको इंफाक्शन बोलते हैं हमारी टेक्निकल जार्गन में, और उससे सूजन बढ़ती है। जब सूजन बढ़ती है या खून का थक्का बनता है, वो बड़ा होता जाता है, तो वो दिमाग के अंदर प्रेशर बढ़ाता है। और क्योंकि खोपड़ी जो है बिल्कुल टाइट है, उसमें कुछ भी फैलने की गुंजाइश नहीं है, तो यानी कि दिमाग जो है वो फंसता चला जाता है, जैसे कि अंगूठी के अंदर उंगली फंस जाए और मोटी होती चली जाए, और फिर जो है उंगली में डैमेज होना शुरू हो जाता है, सूजन आती है। इसी तरह से ब्रेन के अंदर फिर खून की सप्लाई कम होने लगती है। तो ऐसे केसेस के अंदर हमको ऑपरेशन करना पड़ता है व्यक्ति की जान बचाने के लिए। जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है वो ठीक नहीं होगा, लेकिन मरीज की जान बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर हम क्या करते हैं, खोपड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा वहां से हड्डी का निकाल देते हैं, और जो दिमाग के ऊपर झिल्ली होती है उसको हम कहीं और से मांस लेके उसको बड़ा करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं उसका, और ये हड्डी को या तो उसके शरीर में ही, पेट में या जांग में, या कई लोग फिर डीप फ्रीजर में डाल देते हैं, और जो 2-3 महीने के बाद जब मरीज की स्थिति सुधरती है उसके बाद उसको दोबारा लगा दिया जाता है। इन केसेस में एक रोल है सर्जरी का जान बचाने के लिए। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इससे ऑपरेशन से ठीक नहीं होता है। राइट। इससे ही एक संबंधित सवाल मैं डॉक्टर श्याम बाबुड़कर से पूछना चाहूंगा। डॉक्टर श्याम बाबुड़कर न्यूरो सर्जन यहाँ पे हैं। डॉक्टर बाबुड़कर, क्या आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? डॉक्टर श्याम बाबुड़कर? शायद डॉक्टर बाबुड़कर यहाँ है नहीं, हालांकि उनका नाम यहाँ दिख रहा है। तो ये जो सवाल था मैं डॉक्टर सिंह को ही पूछना चाहूंगा। डॉक्टर सिंह, एक संबंधित सवाल है कि ब्रेन के अंदर डॉक्टर हस्तक ने और डॉक्टर कौल ने बताया कि ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग अगर ज्यादा होता है तो सवाल है कि क्या न्यूरो सर्जरी करके उस क्लॉट को निकाला जा सकता है क्या? हाँ, निकाला जा सकता है। अक्सर कैसा है कि वो कहाँ पे स्थित है, दिमाग के किस हिस्से में स्थित है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि हम बोलते हैं लोबार, लोबार का मतलब थोड़ा पेरिफेरी में, थोड़ा बाहर की तरफ है, उसको आसानी से निकाला जा सकता है। दिमाग का जो छोटा मेंदू बोलते हैं, छोटा दिमाग, सेरेबेलम जिसको बोलते हैं, जो पीछे होता है, वहां पे अगर ब्लड क्लॉट 30-35 ml के ज्यादा उसका अगर अमाउंट है तो उसको अक्सर हम निकालते ही हैं, क्योंकि वो डेंजरस मानते हैं। लेकिन जो बहुत ज्यादा गहराई में ब्लीडिंग हुई है, या जो अंदर एक खाली जगह होती है, वेंट्रिकल करके बोलते हैं, जो जिसमें पानी भरा रहता है, अगर वहां पे ब्लीडिंग हो जाता है, बहुत डेप्थ में ब्लीडिंग है, तो अक्सर उसको निकालने से बहुत लाभ नहीं होता। इनफैक्ट सर्जरी का डैमेज भी इन केसेस में काफी हो जाता है। बड़ा कंट्रोवर्शियल विषय है ये। काफी ग्रुप सर्जन के बोलते हैं कि हम निकाल के कुछ बेनिफिट दे सकते हैं, और बाकी कुछ कहते हैं कि नहीं भाई, इसमें कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं। लेकिन सर्जरी का रोल डेफिनेटली है, सिलेक्टेड केसेस में डेफिनेटली। थैंक यू। डॉक्टर हस्तक के लिए एक सवाल, हाउ डज स्ट्रेस वर्क इन स्ट्रोक? पूछना चाह रहे हैं कि स्ट्रेस का कोई रोल है क्या स्ट्रोक में? हाँ, स्ट्रेस का रोल जो है वो जरूर है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो हार्मोन्स ऐसे रिलीज करेगा जिससे अपना ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, अपनी जो खून की नलियां हैं जिसमें से खून जा रहा है उनकी डिजीज को बढ़ाएगा। और तो उस हिसाब से स्ट्रेस जरूर, लेकिन स्ट्रेस थोड़ा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से इफेक्ट होता है, और शॉर्ट टर्म जो स्ट्रेस है उससे क्लियर नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जरूर आपकी खून की नलियों को खराब करेगा, क्योंकि वो जो जिसको बोलते हैं तत्व बनाएगा जिससे खून तेज दौड़ने की इसमें रहेगा और नसों को खराब करेगा, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ाएगा, और नसों को धीरे धीरे खराब करके उसमें या तो ब्लीडिंग या क्लॉटिंग, क्योंकि दोनों ही होता है ब्लड प्रेशर से, ब्लीडिंग भी होता है ब्रेन में
और क्लॉटिंग भी होता है, मतलब ब्लीडिंग, मतलब जिसको बोलते हैं इंट्रासेरेब्रल हेमरेज वो होता है, और क्लॉटिंग मतलब जिसको बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक, तो वो भी होता है। तो डेफिनेटली ये लॉन्ग जो है क्रॉनिक स्ट्रेस ये करा सकता है। तो एक्यूट स्ट्रेस का जो है वो प्रॉब्लम थोड़ा अलग है, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस जरूरी करा सकता है। थैंक यू। सॉरी डॉक्टर भावे। डॉक्टर भावे शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं मुझे लग रहा है। हाँ डॉक्टर भावे डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ वही मैं सोच रहा था कि हाँ आई थिंक हाँ डॉक्टर भावे डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ बराबर है। तो कभी कभी ना अपने सिस्टम को भी स्ट्रोक हो जाता है, तो वो भी एक हजार्ड है सिस्टम का, कि सिस्टम को स्ट्रोक हो गया। बट जरूर तो डॉक्टर मेश्राम आई थिंक आप टेक ओवर कर लीजिए। सवाल है, हाँ यहाँ जी। एक इंटेंसिविस्ट है डॉक्टर निर्मल, उन्होंने पूछा है, इज देयर एनी बेनिफिट ऑफ hyperbaric oxygen therapy in early hours of stroke along with medication for good recovery? Yeah, so the current Cochrane review is saying it is a adjunct indication. So US FDA and gives a list of indication to be used for HBOT. So stroke is an adjunct indication. It helps to reduce the swelling and the reperfusion injury primarily. So in the Cochrane reviews, the GCS levels have reduced by about 5 points. तो लोग बोलते हैं कि जिसका GCS 4 है, 4 से 9 हो गया तो क्या फायदा? You're not walking still. And the number required to prevent one death is 1 in 7. So HBOT is useful in very severe strokes and ICH to reduce mortality and improve GCS scores. क्या दिन से लोग चलने लग जाएंगे? ये एविडेंस अभी नहीं आया है. So it's definitely useful for severe stroke and severe ICH. अभी रिकमेंडेशन इतना ही है. राइट, थैंक यू। माफ कीजिए, मेरे यहाँ कुछ टेक्निकल इशू हो गया, मेरा वीडियो अचानक बंद हो गया था। डॉक्टर काबरा के लिए अगला सवाल है, इज शोल्डर पेन एंड पेन इन द आर्म रिलेटेड टू स्ट्रोक? जो पैरालाइज साइड है वहाँ पर शोल्डर पेन होना बहुत कॉमन है। वहाँ पर शोल्डर का मूवमेंट नहीं होने से वहाँ पे जो लिगामेंट्स हैं उनमें सूजन आ जाती है, उसमें फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, या कभी कभी लिगामेंट टेयर हो जाता है। तो ये कॉमन है। इसको हम अच्छा रिहैबिलिटेशन से एक्यूट फेज के अंदर जब पेन बहुत ज़्यादा होती है तो पेन कम करने की दवाइयाँ दे सकते हैं, उससे इसका रिकवरी होता है। अगर डायबिटीज़ है तो इसका होने का चांस और ज़्यादा रहता है। राइट, थैंक यू। डॉक्टर कॉल के लिए अगला सवाल, सर क्लिनिकली हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन इस्केमिक स्ट्रोक फ्रॉम हेमरेजिक स्ट्रोक? अच्छा ठीक है, एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि जो सवाल शिरीष के थे वो मुझे आ रहे हैं और जो मेरे सवाल शिरीष को जा रहे हैं, लेकिन आई थिंक इट इज वेरी नाइस बिकॉज दैट गिव्स अस सम वैरायटी एंड यू नो फ्लेक्सिबिलिटी। ये तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। हमारे ज़माने में, मैं थोड़ा सा, आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा लाइटर वेन में आपसे कहूँगा कि हमारे ज़माने में बोलते थे कि भाई अगर कोई पेशेंट स्ट्रोक से मर जाता है तो वो हेमरेज है, और अगर वो जिंदा है फिर वो इस्केमिक स्ट्रोक है। मगर बाद में जैसा जैसा सीटी स्कैन और ये आगे एमआरआई, तो पता चला कि नामुमकिन है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन ए हेमरेजिक स्ट्रोक एंड इस्केमिक स्ट्रोक क्लिनिकली। पीपल हैव ट्राइड एंड मोस्ट ऑफ द स्टडीज हैव शोन कि इसमें बड़ा ह्यूज एरर है, ऑलमोस्ट 25 to 50% एरर हो जाता है। क्यों, क्या होता है कि कई बार इस्केमिक स्ट्रोक जो होता है बहुत बड़े होते हैं, और वो इतने बड़े होते हैं कि दे लुक लाइक हेमरेजिक स्ट्रोक, और कई बार हेमरेजिक स्ट्रोक इतने छोटे होते हैं दे लुक लाइक इस्केमिक स्ट्रोक। इसलिए अगर हमें टीपीए देना हो या एस्पिरिन देना हो, सीटी स्कैन करना मस्ट है। क्लिनिकली आप नहीं कर सकते। कन्वेंशनली बोलते हैं, कन्वेंशनली बोला जाता था कि भाई अगर बहुत हेडेक हो, उल्टी आए, पेशेंट अनकॉन्शियस हो, उसको फिट्स आए, तो दिस इज बिकॉज ऑफ हेमरेज। लेकिन यह देखा गया कि इससे आप 100% डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्लिनिकली, आपको सीटी स्कैन की मदद लेनी पड़ती है। राइट। डॉक्टर कॉल, मेरा आपको सवाल है कि आपने जो बताया कि 100% डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं,
लेकिन यानी प्रोबेबिलिटी वाइज कुछ ऐसा है क्या कि ये जो आपने सिम्टम बताया तो इट्स मोर लाइकली टू बी? देखिए, प्रोबेबिलिटी वाइज स्टैटिस्टिशियंस ने कई सारे स्केल्स निकाले और उनमें से एक स्केल हुआ करता था सिरिराज स्केल। तो उसमें फिर वो कुछ नंबर है तो आपको 5 नंबर दो, वॉमिटिंग है तो आपको 2 नंबर दो, कुछ और है नंबरनेस तो आपको 4 नंबर, फिर उसका कुछ मैथमेटिक्स करके बहुत कुछ फॉर्मूला करके कुछ निकाल देते थे, मगर बहुत मुश्किल है। हाँ, प्रोबेबिलिटी वाइज यू आर राइट कि अगर पेशेंट को सीवियर हेडेक है, अनकॉन्शियस हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, तो जितना ज्यादा भयंकर है उतना पॉसिबिलिटी ऑफ हेमरेज है, और ये एक जनरल पॉसिबिलिटी है, बट मेनी टाइम्स वी आर प्रूव्ड रॉन्ग बाय दैट, यू नो। और चूंकि आजकल, अच्छा पहले जमाने में लोग इतना केयर नहीं करते थे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आजकल हमें क्लॉट घोलने की दवा देनी पड़ती है, और द ओनली टेस्ट वी नीड कहीं हेमरेज तो नहीं है, और कई बार हम धोखा खा जाते हैं, हमें लगता है कि ये पेशेंट को इन्फार्क्ट होगा, ब्लॉक होगा, और वहां सीटी करते हैं तो उसमें हेमरेज होता है। तो इसलिए हाँ, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाइज आपकी बात सही है कि जो ज्यादा सिवियर अगर होगा तो हेमरेज होने के चांस ज्यादा है, लेकिन डेफिनेट नहीं है। Can I ask a question to Dr. Kaul? Yes sir. मुझे लगता है कि ऐसा मेरा सोच है, लेकिन आप एक्सपर्ट हो ज्यादा मुझसे जी। इन्फेक्शन के अंदर, जब ब्लॉकेट के अंदर थोड़ा सूजन आने को वक्त ज्यादा लगता है, और ब्लीडिंग के अंदर ब्लीडिंग काफी जल्दी कंपैरेटिवली, हाँ वो सही है सर, वही इसीलिए वो ज्यादा सिवियर होते हैं, डिटेरियोरेशन फास्ट रहेगा, सही सर, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू हैव टू डू सीटी स्कैन एंड एमआरआई। राइट। डॉक्टर हस्तक के लिए सवाल, हाइपर एसिडिटी फ्रॉम द लास्ट मेनी डेज विद पेन इन द राइट हैंड, इज इट इन द राइट हैंड? नहीं, स्ट्रोक के रिलेटेड नहीं है। मोस्टली तो हाइपर एसिडिटी तो स्ट्रोक के रिलेटेड डेफिनेटली नहीं है, वो तो जीआई या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पेट का सिम्टम है, स्ट्रोक के रिलेटेड तो नहीं है। और दूसरा है पेन इन द हैंड, बराबर? आपने बोला पेन इन द राइट हैंड, पेन इन द राइट हैंड। पेन कभी कभी स्ट्रोक का सिम्टम होता है, पर बहुत रेयर सिम्टम है स्ट्रोक का, और मोस्ट लाइकली वो पेरिफेरल सिम्टम होता है, जैसे शोल्डर का प्रॉब्लम या एल्बो का प्रॉब्लम या मसल या नर्व का प्रॉब्लम, वो ज़्यादा कॉमन है, और स्ट्रोक का सिम्टम नहीं है। मोस्टली पेट का तो डेफिनेटली नहीं, इवन आर्म का नहीं है, तो ये स्ट्रोक के सिम्टम्स नहीं लगते। हाँ, बहुत रेयरली शिरीष ये पेन कब होता है? व्हेन हार्ट में क्लॉट है, एक क्लॉट जो है वो आर्टरी में, हाथ के आर्टरी में चला गया, एक ब्रेन में चला गया, वो पेन होता है। वो सही है तेरा चंद्रशेखर, क्योंकि एक पेशेंट को हमने दोनों जगह किया, मतलब हार्ट का भी क्लॉट, मतलब आर्म का, हाथ के नस का भी क्लॉट निकाला और ब्रेन का भी क्लॉट निकाला, और उसका तू चंद्रशेखर बोलता वो बिल्कुल सही है। मेरा जो जूनियर डॉक्टर था उसने बोला कि डॉक्टर ये तो लकवा तो हुआ ही है, लेकिन ये हाथ क्यों ठंडा लगता है? तो ये हाथ ठंडा भी था और लकवा भी हुआ था। तो तू जो बोलता है वो सही है कि कभी हो सकता है, क्योंकि ये हाथ ठंडा था, दर्द भी हो रहा था, जरूर दर्द हो रहा था और ठंडा भी था। फिर बोला ठंडा है तो कैसा है? तो बोला थोड़ा नीला पड़ रहा है। मैंने बोला नीला पड़ रहा है, तो इसका मतलब, तो उसका क्लॉट इधर भी गया था, ये खून की नस में और मगज के नस में भी गया था, दोनों का किया था, और कंप्लीटली रिकवर हो गया, दोनों का एक्सट्रैक्शन किया था। इधर क्लॉट, जैसे सुभाष ने बताया कि यहाँ से हमने ये डाल के इधर ब्रेन का क्लॉट निकाला और हाथ में ये डाल के हाथ का क्लॉट निकाला। तो जैसे सुभाष ने बताया कि तार डाल के निकालना, आई थिंक तार डाल के निकालना मुझे बहुत अच्छा लगा उसका। तार डाल के निकाला, तो वही तार डाल के निकाला था। और वो बड़ा स्मार्ट जूनियर डॉक्टर था, उसने बोला डॉक्टर वो उसका हाथ ठंडा लगता है मेरे को, तो उस हिसाब से वो सही है। वो रेयर फिनोमिना है, रेयर है, मतलब ऐसे 2-4 केसेस दिखे। मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं एक कमेंट करना चाहूंगा। इन्होंने एसिडिटी का सवाल पूछा है, अब हो सकता है इनको एसिडिटी हो, लेकिन मैंने देखा है कि भारत में एसिडिटी के डायग्नोज अक्सर पेशेंट खुद करता है और बहुत अजीबोगरीब सिम्टम से करता है। जैसे सर में दर्द हो रहा है क्योंकि एसिडिटी, कमर में दर्द है क्योंकि एसिडिटी है। तो आम व्यक्ति जब एसिडिटी कहता है तो हो सकता है कई बार एसिडिटी ना हो बल्कि और कोई फिजिकल प्रॉब्लम।
डॉक्टर सही। काबरा के लिए अगला सवाल, कैन सप्लीमेंट्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग स्ट्रोक? देखिए, जो स्टडीज हुई हैं उसमें देखा गया है जो आलमंड मतलब आलमंड में बादाम खाते हैं या अखरोट खाते हैं, ये किस्म की चीज़ें खाते हैं, उनसे स्ट्रोक कम होने के चांसेस रहते हैं। कोई ऑलिव ऑयल लेता है या कुछ ऐसे खाने जिसमें मैग्नीशियम पोटेशियम ज़्यादा हो, तो अगर ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिसमें आपने बादाम ले लिया, अखरोट ले लिया, तो फायदा हो जाएगा। राइट। और भी एक चीज है कि बहुत बार अपने यहाँ लोगों को काफी सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं, उसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है, उसके कारण स्ट्रोक होता है। जी जी तो जिनको विटामिन B12 डेफिशिएंसी है तो उसमें विटामिन B12 के सप्लीमेंट लेना जरूरी होता है। जी जी तो ये डॉक्टर काबरा ने सही बताया। उसके साथ जी। और एक मैं जोड़ना चाहूंगा कि वो जांच करके देख ले, और सप्लीमेंट यदि है ओरल ले सकते या इंजेक्टेबल ले सकते यदि विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है अपने देश में, क्योंकि अपना देश में बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं, और विटामिन B12 यदि डेफिशिएंट हो गया तो उसमें स्ट्रोक का कारण स्पेशली यंग लोगों में या वेनस थ्रोम्बोसिस काफी कॉमन हो जाता है। राइट। डॉक्टर कॉल के लिए अगला सवाल है कि द पेशेंट हैज ए हिस्ट्री ऑफ एक्लैम्सिया, व्हाट आर द चांसेस ऑफ स्ट्रोक? एक्लैम्सिया, हिस्ट्री ऑफ एक्लैम्सिया, तो इट डज नॉट मीन कि उसको एक्लैम्सिया इज, देखिए एक्लैम्सिया क्या है बाकियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि प्रेगनेंसी के दौरान, खासकर प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में, लास्ट पोर्शन में, जबकि 8वें-9वें महीने में पेशेंट को काफी हाई ब्लड प्रेशर होता है, उनको उस वक्त मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, थोड़ा बेहोशी हो सकता है, उसको एक्लैम्सिया बोलते हैं। तो उस एक्लैम्सिया के दौरान उनको हाथ पांव गिर सकता है, जो कि स्ट्रोक जैसा ही है, ठीक है। तो अगर उस पेशेंट को फिर, और अक्सर ये लोग ठीक हो जाते हैं, इनको मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है, इनके फिट्स कंट्रोल किए जाते हैं, अक्सर ये लोग बिल्कुल ठीक हो सकते हैं अगर इनका इलाज सही है। अब सवाल है क्या उनको बाद में फिर से एक्लैम्सिया होगा? तो ऐसा नहीं है, अगर उनका ब्लड प्रेशर का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए और ये कोई अगले फ्यूचर स्ट्रोक आने का कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, ये वन टाइम इवेंट है जो प्रेगनेंसी टाइम ही होता है। राइट, थैंक यू। डॉक्टर काबरा के लिए एक सवाल है कि वेदर एक्सरसाइज ऑफ रेगुलर प्राणायाम प्रिवेंट स्ट्रोक? ये सेहत के लिए अच्छा रहता है। ये स्ट्रोक प्रिवेंट करता नहीं करता है मुझे नहीं मालूम, हो सकता है किसी को मालूम हो तो बता सकते हैं। नहीं, देखिए मैं एक्चुअली डॉक्टर भावेश, हाँ आप यही है ना? या नहीं, मैं एक्चुअली अभी आपने श्री से भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था ऑडियंस से। मैं एक्चुअली एक बार एक लेक्चर के लिए तैयारी कर रहा था, तो उसमें स्ट्रोक प्रिवेंशन में उन्होंने, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का है, मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि उसमें उन्होंने स्ट्रेस रिडक्शन, मेडिटेशन, खासतौर से मेडिटेशन और प्राणायाम को, प्राणायाम उन्होंने मेडिटेशन ही कहा, एंड प्राणायाम आल्सो इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, और इट्स एडवाइजरी फ्रॉम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कि आपको ये करना चाहिए। और उसमें यह भी लिखा कि इस पे कोई स्टडीज नहीं हुई है, इस पे कोई रैंडमाइज्ड ट्रायल नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि ये बिकॉज इट डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग, इसकी कोई कीमत नहीं लगती है और इससे ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, जो कि शीरीष ने कहा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये टाइम टेस्टेड है, दे आर नॉट टेस्टेड बाय ट्रायल्स, लेकिन आई थिंक ऑल दिस योगा एंड प्राणायाम एंड मेडिटेशन, they essentially reduce stress and blood pressure, so they are advisable, they should be done. I don't think we need any long studies and all of that. Right, thank you. Dr. Hastak के लिए अगला सवाल है, are there higher chances of stroke for people who suffer from vertigo? अच्छा, तो वर्टाइगो जो है वो एक बीमारी जो है वो कई बार कान की बीमारी होती है। वर्टाइगो का 2 टाइप के वर्टाइगो है, मतलब ये समझना जरूरी है कि एक तो कान की बीमारी जिसको बोलते हैं ENT प्रॉब्लम, मतलब आपके बैलेंस ऑर्गन की बीमारी, और दूसरा है कि ब्रेन का प्रॉब्लम। मोस्टली वर्टाइगो जो है वो कान की बीमारी होती है। अब और ब्रेन की बीमारी रेयर होती है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 90% कान की बीमारी होती है और 10% ब्रेन की बीमारी होती है वर्टाइगो। क्योंकि वर्टाइगो का मतलब है, जो डेफिनेशन सुधीर ने मुझे बताया कि हेलुसिनेशन ऑफ मूवमेंट, तो ये सबसे अच्छा डेफिनेशन मुझे लगा।
और सुधीर भावे ने मुझे बताया एक दिन कि वर्टाइगो मतलब हेलुसिनेशन ऑफ मूवमेंट। हेलुसिनेशन ऑफ मूवमेंट मतलब जब चीजें हिल नहीं रही है तभी वो लगती है कि हिल रही है, या आप हिल नहीं रहे हो लेकिन ऐसा लगता है कि आप हिल रहे हो, तो ये वर्टाइगो हुआ। और वर्टाइगो जो है वो या तो पेरिफेरल होता है, पेरिफेरल मतलब कान की बीमारी का, या तो फिर सेंट्रल होता है, या ब्रेन की बीमारी का। ब्रेन की बीमारी का वर्टाइगो बहुत रेयर होता है। और मैंने देखा है कि अगर वर्टाइगो जो ब्रेन की बीमारी का होता है उसमें यूजुअली चलने में फर्क पड़ता है। तो मैं पेशेंट्स को जो मुझे बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे 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 वर्टाइगो की बीमारी है, आपको एमआरआई करने की जरूरत है क्या, या एनजीओ करने की जरूरत है क्या, तो मैं पहले तो सवाल ये पूछता हूँ कि आप चल सक रहे हो क्या, बराबर बाथरूम तक सही जा सक रहे हो क्या इस वर्टाइगो के साथ। और ऑफ कोर्स फिर बाकी भी होता है कि जैसे कान का वर्टाइगो शॉर्ट लास्टिंग होता है और उसमें चलने की दिक्कत नहीं होती ज्यादा, उसमें बाकी सिम्टम्स नहीं आते, मतलब जैसे डबल दिखना या कुछ बोलने में फर्क पड़ना या हाथ पैर में कोई फर्क पड़ना, ये सब सिम्टम्स नहीं आते। और उसमें कान के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि कान में आवाज आना या कान में सूं ऐसे सीटी जैसे बजना, जिसको टिनिटस कहते हैं, वो सिम्टम्स आते हैं, या कान से कम सुनाई देने के सिम्टम्स आते हैं। तो मोस्टली वर्टाइगो कान का रहता है, कभी ब्रेन का भी रह सकता है। और ब्रेन का जो वर्टाइगो है वो उसमें चलने में दिक्कत होती है, और हम जिसको बोलते हैं अटैक्सिया, मतलब चलने में गिरे जैसा लगना, या फिर बोलने में फर्क पड़ जाना, या फिर दिखने में फर्क पड़ जाना, या फिर हाथ पैर में झुनझुनाहट आना, तो ये सब सिम्टम्स उसके साथ रहते हैं। लेकिन ये कभी कभी ये सेपरेट करना कभी कभी मुश्किल होता है, और हमको रियली ये पेशेंट को केयरफुली एग्जामिन करना पड़ता है कि उसके आंख में एक टाइप का मूवमेंट होता है, उसको निस्टैग्मस बोलते हैं, तो उससे समझता है कि ये सेंट्रल का है, मतलब ब्रेन का है कि कान का है। पर ये याद रखिए कि वर्टाइगो दो किस्म के होते हैं, कॉमन वर्टाइगो कान का है और रेयर वर्टाइगो ब्रेन का है। थैंक्स फॉर द आंसर। डॉक्टर श्रीवास्तव के लिए एक सवाल है, एक पर्सनल सा सवाल है कि सवाल पूछने वाले ने लिखा है कि मेरे 17 साल के बेटे को पैरालिसिस हुआ था और द इम्प्रूवमेंट इज ओनली पार्शियल, और वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो डॉक्टर श्रीवास्तव को कांटेक्ट कैसे करें, ऐसा पूछा उन्होंने। हॉस्पिटल का वेबसाइट में लेके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कोकिलाबेन हॉस्पिटल, कोकिलाबेन अंबानी, राइट। तो कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल की वेबसाइट पर जाएं और वहां जाके अपॉइंटमेंट लें। थैंक यू। डॉक्टर कॉल के लिए सवाल है, कैन स्ट्रोक हैपन इन सेंसरी न्यूरोपैथी? ऐसे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, ये बिल्कुल दो अलग अलग बीमारियां हैं, तो नो। आई मीन स्ट्रोक कैन हैपन टू एनीबॉडी, मगर सेंसरी न्यूरोपैथी से स्ट्रोक नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन। डायबिटीज के कारण सेंसरी न्यूरोपैथी है तो हो जाएगा, वो तो अलग चीज है ना, वो तो अलग चीज है। हाँ। डॉक्टर श्रीवास्तव के लिए एक डॉक्टर ने सवाल पूछा है फॉर डॉक्टर श्रीवास्तव, इज देयर एनी बेनिफिट ऑफ HBOT इन? नहीं, वो सुधीर आंसर हो गया आप क्वेश्चन। अच्छा वो हो गया, ओके सॉरी। मेरे ख्याल से अब एक ही यहाँ पे कमेंट है, मैं थोड़ा चाहूंगा कि डॉक्टर कॉल इस कमेंट पे कमेंट करें। कमेंट है, ये शायद डॉक्टर नहीं है। I think no one should use Disprin tablets under these circumstances. I think by these circumstances. क्वेश्चन क्या है? नहीं क्वेश्चन नहीं, कमेंट है। अच्छा नहीं, क्वेश्चन है कि that no one should use Disprin under these circumstances. हाँ, ये कमेंट किसी ने किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस पे कमेंट करें on this. नहीं, वो उनका कहना है कि क्या कोई कंडीशन, क्या स्ट्रोक में कभी ऐसा है, क्योंकि अक्सर हम स्ट्रोक में डिस्प्रिन देते हैं, तो उनका क्वेश्चन ये है, उनका कमेंट ये है कि कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें हम डिस्प्रिन नहीं यूज कर सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। तो वो कंडीशन ये है कि अगर उनको स्टमक में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो या गैस्ट्राइटिस हो या स्टमक का अल्सर हो, स्टमक अल्सर में हम डिस्प्रिन कभी नहीं दे सकते। और कुछ लोगों को डिस्प्रिन से एलर्जी भी होती है, तो वो भी नहीं ले सकते हैं। कई बार जिनको अस्थमा वगैरह एलर्जी है, तो ये दो मेन कारण है। Acidity is the gastritis or ulcer is the main thing जहाँ पे Disprin which should not be used in any circumstances. Second thing is if you are allergic to Disprin, that's all. Right. आज का आखिरी सवाल डॉक्टर मेश्राम ने मुझे इस पे लिख रहा है, पूछा है कि ऑडियंस में कितने लोग हैं, और उसका उत्तर ऑर्गेनाइजर्स ने दिया है 320 लोग।
ये करीब 45 मिनट पहले का है, तो मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी एनकरेजिंग थिंग कि कौन पहले 20 लोग इधर थे और काफी सारे लोग यूट्यूब पे भी थे। अच्छा हाँ, तो काफी सारा अच्छा ऑडियंस आज ये प्रोग्राम के लिए आया है। और क्योंकि जो वक्ता थे आज के प्रोग्राम के, बहुत जाने माने डॉक्टर शिरीष हस्तक, डॉक्टर सुभाष कौल और डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग समय निकाल के, बहुत बिजी लोग हैं ये, इनको समय नहीं मिलता। हम तो नागपुर पहुंच गए सर, हम तो अभी मुझे लगा कि नागपुर में बैठे सर खाने के लिए तैयार हो गए। समय निकाल के इस प्रोग्राम में आए तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। वैसे ही डॉक्टर लोकेंद्र सिंह, डॉक्टर दिनेश काबरा, डॉक्टर सुधीर भावे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और लोग बहुत एंजॉय किए। एक बहुत सरप्राइजिंग रहा कि एक सवाल आया नहीं, और उसको कि स्ट्रोक नहीं होने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और उसके ऊपर क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है, तो मैं उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर मैंने पहले भी दिया है और बाद में भी कभी रखेंगे कि स्ट्रोक नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, तो इसके बारे में कभी तो बात करेंगे। और डॉक्टर श्याम बाबुड़कर भी यहाँ जुड़े, तो उनको भी बहुत धन्यवाद। और ये इंटास ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में हेल्प किया, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो ऑडियंस है वो बहुत एक्टिव और वाइब्रेंट ऑडियंस आज मिला है। बहुत उन्होंने ध्यान से सब पूरे लेक्चर सुने, एंजॉय किए, बहुत अच्छे सवाल पूछे और बड़ी संख्या में आज ये प्रोग्राम को अटेंड किए, तो मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। और फिर से एक बार जो प्रिंट मीडिया है, पेपर्स जिन्होंने 7-8 पेपर में आज स्ट्रोक के बारे में आर्टिकल्स आए, तो उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आई थिंक ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल स्ट्रोक कैंपेन रहा है, तो इससे जरूर कुछ लोगों को स्ट्रोक प्रिवेंशन में, क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि उसमें स्ट्रोक में रिस्क फैक्टर्स है, मगर 90% ऑफ द टाइम्स ये प्रिवेंट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोक बहुत खतरनाक बीमारी है, मगर प्रिवेंशन करना आपके हाथ में है। तो ये अभी डॉक्टर लोगों ने तो बता दिया क्या करना है, अभी आपके हाथ में है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा चेंज कर सकते हैं, कैसा स्ट्रोक नहीं होने के लिए उसको क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सीलेंट प्रोग्राम चंद्रशेखर, थैंक यू सर, एक्सीलेंट प्रोग्राम, Thank you very much. सुधीर, Thank you. एक्सीलेंट प्रोग्राम। So we will close the live session. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much. so much. Thank you, Sudhir. Bye bye. Thank you, Abhishek. Bye. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Live recording बंद कर दे, live बंद कर दे भाई. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. थैंक यू आप सब लोगों का। इंटास की पूरी टीम, आज डिजिटल टीम यहाँ आई और बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया। Thank you, Dr. Meshram. Thank you very much for giving us the opportunity, sir. And we are always with you and with the entire Nagpur neurology department as well. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Good night. Thank you, Amit. Amit, Good night, sir. Live को close कर देना, live session close कर दे. Thank you very much. Thank you. Chetan, is the live session closed?